नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। मेरे साथियों, आप जानते हैं कि बुक मार्केट में आ चुका है और बुक को हम लोग भी तैयार कर लिए हैं। थोड़ा सा बुक की तैयारी में लेट हो गया, स्लाइड वगैरह बनाने में, क्योंकि आप जानते हैं कि छुट्टी में सभी लोग छुट्टी पर हैं। बहुत कम ही टेक्निकल मेंबर अवेलेबल हैं। बड़ी मुश्किल से क्लास अरेंज हो पा रहा है। एक दो लोग हैं जो काफ़ी टाइम टाइम तक ओवर टाइम करके आप लोग को व्यवस्था दे रहे हैं। थोड़ी सी असुविधा आपको हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आइए क्लास की शुरुआत करता हूं, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए, ठीक है। तो 9 10 मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं और 6 to 8 के लिए सुबह में 10 बजे होगा, ठीक है। 7 बजे अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय कोई टेक्निकल मेंबर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आइए मेरे साथियों, आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल आपके पब्लिकेशन से ही ये स्लाइड लग सीधा सीधा तैयार किया गया है आप लोगों के लिए, बड़ी मुश्किल से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन है समीकरण निकाय के एक्स प्लस 2 वाई बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 1 का कोई हल नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। और आप सब जानते हैं नो सॉल्यूशन के केस में a1/a2 बराबर b1/b2 तो होता है, लेकिन ये डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है, क्योंकि नो सॉल्यूशन के केस में लाइन पैरेलल होते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखो a1 क्या होता है, प्रथम समीकरण में x का गुणांक a1 होता है, ठीक है भाई। और दूसरे समीकरण में x का गुणांक आपका a2 होता है, बराबर प्रथम समीकरण में y का गुणांक b1 होता है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक कुछ भी नहीं, तो एक है जो हमारा b2 है। यहां से k1 जा k हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप में से जिसने भी आंसर लगाया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आई होप कि आपका सब बिल्कुल हो रहा होगा। चलिए चलते हैं। आप एकदम से चुप हो गए। मैं चुप कहाँ हुआ हूं, मैं तो बिल्कुल बात कर ही रहा हूं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे दोस्त ये देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन द्विघात समीकरण से है। कहता है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x-3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। आप सब जानते हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है मेरे दोस्त। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योगफल माइनस b/a होता है और मूलों का गुणनफल c/a होता है, ठीक है दोस्त। तो यहां पर भी मूलों का गुणनफल मांगा है, तो सीधा सीधा हो जाएगा c/a। c किसको बोलते हैं, जिसमें x नहीं लगा होता है, वो आपका c है। a क्या होता है, x² का गुणांक आपका a होता है, जो -1 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए मेरे दोस्त 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप करते रहिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, ये भी आपके द्विघात समीकरण से ही क्वेश्चन है। आप लोगों को याद होगा कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो वो जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। आप इस पर बिल्कुल इसको बैठा सकते हो। तो मेरे दोस्त ये आपका x² हो गया 1/2 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/3 और बराबर मेरे दोस्त क्या, बराबर कह सकते हो 0, ठीक है। यहां क्या होगा, x² माइनस ये हो जाएगा 3 2 5, 5x/6 हो जाएंगे और प्लस 1/6 हो जाएंगे बराबर 0। आप जैसे ही मेरे दोस्त एक काम करो, कहोगे क्या करना है सर, कुछ नहीं, 6 से इधर भी गुना कर दो, 6 से इधर भी गुना कर दो, ठीक है भाई। कहोगे ऐसा क्यों, अरे छोड़ो ना, गुना करने का सिस्टम हटाओ। कहेगा क्यों गुना करने का सिस्टम हटा दे सर, सबसे बेस्ट उपाय यह है कि एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 6 होगा, 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। नीचे का 6 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर
ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपको दिख रहा है। आई होप कि आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एकदम जम करके इसी तरह बने रहिए और मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्त, आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, कहता है ये एपी से सवाल है। किसी एपी के पी पदों का योग क्यू है और क्यू पदों का योग पी है, तो बताइए पी प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा। मैं यहां पर अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो पेपर में आपको ले डूबेगा मेरे दोस्त। मैं यहां पर आपको एक लॉजिक देता हूं और लॉजिक मैंने बिल्कुल इसको सॉल्व किया है और उस पर एडजस्ट भी किया है। ठीक है, लॉजिक ये है कि कभी भी मेरे दोस्त इस तरह से p पदों का योग अगर q दे दे और q पदों का योग मेरे मित्र p दे दे, तो आप चाहो तो इसे याद ही रख सकते हो। ठीक है, इसे आप याद ही रखना, ये बड़े काम का चीज है। आप कहोगे कैसे सर, आप इसको याद ये रखना कि अगर p पदों का योग q हो जाए और q पदों का योग p हो जाए, तो ऐसी स्थिति में p प्लस q पदों का जो योगफल होना है वो क्या होना है, तो वो मेरे दोस्त आपका हो जाएगा माइनस में p प्लस q। आप ये रिजल्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज मेरे दोस्त ऐसा होगा। मैंने इसको वेरीफाई किया है किस तरीके से, यहां देखो 3 पदों का योग अगर 2 हो जाए और मेरे मित्र 2 पदों का योग 3 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 3 प्लस 2 यानी 5 पदों का योग क्या होगा, तो आपका रिजल्ट यही आना है -2 प्लस 3, यानी कि मेरे दोस्त यहां से -5 ही आपका रिजल्ट आना है। तो इस प्रकार से इसके इंटरचेंज होने से ये मेरे दोस्त हमारा रिजल्ट बनता है। आप इसको याद रखना ताकि आप पेपर में इसको बना पाओगे, और चूंकि 10-15 दिन के बाद पेपर है तो इसको याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन इंग्लिश में भी होता तो अच्छा होता दोस्त। मेरे बुक सिर्फ हिंदी में निकला है इसलिए मैं इसे सिर्फ हिंदी में ही कर पा रहा हूं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा छुट्टी हो जाने दो, उसके बाद छुट्टी के बाद, ठीक है ना, यानी कि छठ खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं ये प्रयास कर सकता हूं। अब देखो दोस्त, ये क्वेश्चन है, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। मेरे भाई साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, किसी भी एंगल से आपने इसको कभी इक्वल नहीं देखा होगा। साइन एक्स बराबर टेन एक्स को भी आपने इक्वल नहीं देखा होगा, क्योंकि किसी भी एंगल पर ये इक्वल होता नहीं है। दूसरी बात, साइन 2x बराबर जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो 2 साइन एक्स तो यहां पर लिखा है लेकिन कॉस एक्स नहीं लिखा है, इसलिए हमारा ये भी असत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा कि निम्न में से कौन असत्य है, तो असत्य तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, यानी इसका आंसर जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक ऑप्शन है जो असत्य है। तो क्या डी नंबर आंसर सभी को समझ में आ रहा है? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। केवल 741 लोग लाइव हैं, मैं चाहता हूं कि 1000+ लोग लाइव रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं। आओ मेरे दोस्त जरा इसको पढ़ते हैं, ये क्या चीज है। अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या किया जा सकता है मित्र, इसको आप बहुत, ये लॉग का क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा जहां भी थ्योरी की जरूरत पड़ेगा। अब देखो ये लॉग, और मेरे दोस्त ये जो आप देख पा रहे हो 27 बेस में है, और 1/81, 1 और 81 जो देख रहे हो ना, ये मेरे मित्र 3 की 4 पावर है। आप कहोगे हाँ जी सर ये बात तो है। अब फिर यहां पर देखना लॉग क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, देखो ये 27 तो बेस में ऐसे ही रहेगा, लेकिन 1/3 की पावर 4 को हम 3 की पावर -4 तो लिख सकते हैं। कहोगे वो कैसे? अरे मेरे दोस्त माइनस के बदले ही तो ऊपर 1 होता है। आप कहोगे हाँ जी सर, क्या ऐसा नहीं पढ़े हो? x की पावर m बराबर 1/x की पावर -m, और 1/x की पावर -m बराबर x की पावर m है ना, या 1/x की पावर m बराबर x की पावर -m, ये आप घातांक और करनी में पढ़े होंगे। ओके मेरे दोस्त, आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे पढ़ा है। तो आइए अब यहां पर हम थोड़ा सा कंसेप्ट लगाते हैं। क्या कंसेप्ट? तो मेरे मित्र इसको हटा देता हूं यहां से। यहां पर लॉग का कंसेप्ट लगेगा, लॉग m की पावर n जो होता है, आप अच्छी तरह जानते हो कि ये n हमारा गुना में आ सकता है
है ना, आ सकता नहीं, आता है। ओके मेरे दोस्त, तो आप यहां भी देखो log 3 की पावर -4 टू द बेस 27, तो पावर -4 है जो गुना में आ जाएगा, तो हो जाएगा -4। और मेरे दोस्त ये कितना, ये आपका log यहां पर 3 दिख रहा है, और मित्र मेरे बेस में कितने हैं, ये 27 है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। मैं आपको एक और बात बताता हूं, कहोगे वो क्या, मेरे भाई log कभी भी a और b की पावर m हो जाए, देखो अगर log m की पावर n है तो n गुना में आ गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि log a की पावर नहीं, उसके बेस की पावर कुछ रहता है। तो आपको पता है कि ये जो बेस की पावर है ना मेरे दोस्त, ये बेस की पावर जो m है, ये भी गुना में आता है, लेकिन ये इनवर्स में आता है, यानी 1/m आएगा, ठीक है। और log a टू द बेस b, इस रिजल्ट को भी आप ध्यान रखना। ओके, अभी देखो हम इसी का यहां पालन करने वाले हैं मेरे दोस्त। ये आपका -4 तो पहले से है, आप कहोगे हाँ जी सर। अब यहां देखो log, मित्र मेरे ये हमारा 3 है, ठीक है, ये तो हमारा 3 है ही। अब इसके बेस में 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो क्या कहोगे, -4 तो सर ऐसे ही रहेगा, लेकिन आप तनिक इसको देखिए, कहिए किसको, कि ये जो मेरे दोस्त यहां पर, ये जो यहां पर 3 है, ये क्या है, बेस की पावर है ना, तो ये भी आएगा गुना में, लेकिन ये 1/3 आएगा, ठीक है। जो मेरे दोस्त हमारे पास log बचेगा यहां पर 3, और बेस में भी क्या बचेगा, 3। तो फाइनली ये हमारा -4 और बटा 3 तो हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ आप इस बात को याद रखना कि कभी भी log a टू द बेस a दिखेगा तो सीधा सीधा इसका रिजल्ट 1 होना है। कारण क्या होता है वो बताता हूं। कारण यह है कि log a टू द बेस a को आप लिख सकते हो log a, और मेरे दोस्त बटे में ये जो आपका है log a, ये इससे कैंसिल आउट होके कितना बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि इसका मान हमारा 1 होना है, तब तो फाइनल आंसर 4/3 होना है। फाइनल आंसर 4/3 होना है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। 5% की दर से 2 वर्ष के लिए 400 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं, 2 साल के लिए CISI का जो अंतर होता है वो प्रिंसिपल इंटू R/100 की होल स्क्वायर होता है। ये तो आप जानते हो, आप कहोगे हाँ जी सर, 2 साल के CISI का अंतर का यही कंसेप्ट है। तो देखिए सर, हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल 400, आप कहोगे हाँ सर। रेट कितना है हमारा, 5% और बटे में मेरे मित्र ये है 100, इसका करना है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 20। फाइनली आप देखोगे 400 और ये 1/20 का स्क्वायर 400, फाइनल रिजल्ट 1 हो जाएगा। जितने भी भाई हैं सबों ने आंसर बनाया होगा और सबों का बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ये कहता है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि AOB और COD आपस में इक्वल है, यदि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, AB बराबर 2.5। देखिए ये जो मित्र मेरे आपका AB है, ये जो AB है ये आपका 2.5 है। आपसे पूछा गया कि सर बताओ मेरा ये CD मेरा क्या होगा, ठीक है। आप लोग ज्योमेट्री में एक रूल पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, किसी सर्कल के अंदर समान लंबाई की जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है। जैसे कि आज इन दोनों की लंबाई एक समान अगर है, मान लीजिए ये 5 है और ये भी 5 है, तो याद आपको यही रखना है कि समान लंबाई की जीवा केंद्र पे समान कोण बनाती है। परिधि पर स्थित 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जीवा जिसे हम क्या कहते हैं,
कोड कहते हैं। ठीक है, तो मेरे मित्र समान लंबाई की जीवा है, केंद्र पर समान कोण बनाएगी। यानी अगर ये अल्फा बनाएगी तो मेरे मित्र ये जो 5 सेमी की जीवा है ये भी अल्फा ही बनाएगी। तो याद रखना, जीवा सेम तो एंगल सेम, और एंगल सेम तो जीवा सेम। अब यहां देख लो, अगर एंगल सेम है तो जीवा सेम होगा, यानी इसके सामने 2.5 तो इसके सामने ये भी 2.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी लोग बना रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा है। ठीक है, आप घबराओ नहीं, इतना इजी नहीं है। एससीईआरटी और एनसीईआरटी मिला करके दिया गया है। ठीक है, फुल्ली एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर है, आगे आपको डिफिकल्टी भी दिखेगा, क्योंकि ये सेट है। एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं मित्र, धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल मेंटेन होता है। ओके, चलिए अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 79 है। ये क्या कहता है, निम्नांकित आकृति में BAC और ADB प्रत्येक समकोण है। बताइए, AB बराबर 5, AD बराबर 3 सेमी, BD बराबर 4 सेमी, तो बताइए CD की लंबाई क्या होगा। अब आपको एक बात बताऊं, कहोगे क्या सर। मेरे दोस्त ये देखो, यहां पर 90 डिग्री है, ठीक है भाई, और यहां देखो, और यहां भी मेरे दोस्त हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री सिर्फ इधर ही नहीं होगा, 90 डिग्री आपका इधर भी होगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। अब देखो, ये साइड और ये साइड दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि CD क्या होगा। CD को हम क्या मान रहे हैं, X मान रहे हैं। आप कहोगे हाँ जी सर, मान लो आप X। अब देखो ये सवाल बनेगा कैसे, ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, आप सिमिलैरिटी लगाओगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे दोस्त कैसे, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90, अगर इसको थीटा मान लेता हूं तो ये पक्का है कि 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा, तभी तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। कहोगे हाँ जी हाँ जी। अब देखो, ये पूरा का पूरा यहां भी लंब है, यानी 90 डिग्री। अब ये पूरा 90 में अगर ये 90 माइनस थीटा है तब तो ये थीटा होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तभी तो 90 पुड़ेगा। कहोगे हाँ सर। फिर देखो, ये है आपका 90, ये हुआ आपका थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। यानी इस तरीके से आपने ये देखा कि ये वाली ट्रेंगल और ये वाली ट्रेंगल दोनों समरूप हो गया, यानी हमारा त्रिभुज ए बी और डी एकदम सिमिलर हो चुका है ए डी और सी के, ए डी और सी के। और मेरे मित्र आपको कैसे सिमिलर हुआ, इसके तीनों एंगल के बराबर ए सिमिलैरिटी से दोनों त्रिभुज सिमिलर। जब त्रिभुज सिमिलर होंगे, बराबर कोण के सामने की भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो तनिक देखिए, इस त्रिभुज में थीटा के सामने 3, ठीक है भाई, इस त्रिभुज में थीटा के सामने 3 है, तो इस त्रिभुज में थीटा के सामने x है। थीटा के सामने की भुजा का अनुपात कर लिए। अब देखिए, 90 माइनस थीटा के सामने इस त्रिभुज में कितना है मेरे मित्र, 4 है, और 90 माइनस थीटा के सामने इस त्रिभुज में कितने हैं मेरे मित्र, ये 3 है। अब यही आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां से 4x का मान आ जाएगा 9, तो x का मान कितने आएंगे, 9/4। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए आप बहुत अच्छे से बना पाओगे, और आई होप कि आपके इससे बन भी रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 79। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ये स्टैटिक से क्वेश्चन है। ये कहता है माध्यिका का मान 137, माध्य का मान 137.05, बताओ बहुलक का मान क्या होगा। आप सबको मैंने बताया है 3 गुणे माध्यक, क्या मेरे दोस्त, 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल आपने ये बताया है। तो देखो तनिक, 3 गुणे माध्यक, माध्यक मतलब क्या, इंग्लिश वाले भाई भी थोड़ा सा देख लो, माध्यक मतलब मीडियन होता है, बहुलक का मीनिंग क्या होता है, मॉड, और माध्य का मतलब क्या होता है, मीन होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो 3 गुणे माध्यक, माध्यक है कितना, 137 बराबर बहुलक, बहुलक हमें नहीं पता, बहुलक को x मान लेते हैं, प्लस 2 गुणे माध्य। देखो माध्य हमारा क्या है, 137 दशमलव मेरे मित्र 05। ठीक है भाई, अब इसको गुना करते हैं, 7 या 21 हो जाएगा, 13 या 39, 39 और 2 हो जाएगा 41। इसमें से आके वो घटेगा, 5 दूनी 10। ध्यान देना मेरे दोस्त, अच्छे से ध्यान दोगे सब, 5 दूनी 10, ठीक है,
और 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, 26 और एक कितने 27। ओके मेरे भाई, चलो अब जल्दी से घटाते हैं। ये हमारा 90 हो जाएगा। ये बचेंगे कितने 10। 10 में से मेरे मित्र 4 गया तो क्या बच जाएगा, यहां पर 6 बच जाएगा। एकदम ध्यान से आप लोग को देखना है, देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने क्या घटा दिया मेरे मित्र, यहां से मैंने थोड़ा सा गुना करके चेक कर लो। 5 दूनी 10 हो गया, 7 दूनी 14 हो गए और 13 दूनी 26, 1 27 हो गया। कितना आप लोगों को जोड़ घटा के आ गया? अच्छा अच्छा, जोड़ घटा के आप लोगों ने सभी आंसर ले आया है मेरे मित्र। ये आपका आ जाएगा 136.90। ऑप्शन नंबर कौन सा? एक्स, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए, आज आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं आपके सामने एक बात बताता हूं, आज मेरी इच्छा आपने पूरी कर दी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज से लेकर 7 तारीख तक जो कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए, यूट्यूब इतिहास में ही नहीं, तैयारी की इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा। आगे हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड बनता ही है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज के बाद आप लोगों के लिए और भयंकर तैयारी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 4,000 रुपए उधार लिए गए जिसकी अदायगी 1,000 रुपए की 4 वार्षिक किस्तों में होनी है। यदि ब्याज की किस्त 5% हो तो बताइए दूसरे वर्ष के अंत में देय किस्त क्या होगा। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग जरा सा दीजिए। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि एक सवाल है, इस सवाल का आंसर आप लोग दीजिए ताकि बहुत मजा आए काम करने में। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। आओ मेरे दोस्त, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन तो सीधा कहा है कि 4,000 रुपए उधार लिए गए हैं, ठीक है, जिसकी अदायगी 1,000 रुपए की 4 वार्षिक किस्तों में होनी है। ठीक है, थैंक यू। यदि मेरे दोस्त ब्याज की दर 5% हो तो दूसरे वर्ष के अंत में मेरे मित्र क्या पैसे दिए जाएंगे। अब देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं, यहां देखिए ध्यान से। आप मुझे ये बताइए कि 4,000 रुपए आपने क्या किया है, कर्ज लिया है, बिल्कुल उधार लिए गए। और मेरे दोस्त ये 4,000 रुपए उधार लिए गए जिसकी अदायगी 1,000 रुपए के वार्षिक किस्तों में हो रही है। तो आपको इतना तो पता है कि मेरे भाई जब आप पहला किस्त लौटा रहे होंगे, यहां ध्यान से देखिए, पहला किस्त जब आप लौटा रहे होंगे तो पैसे बच कितने जाएंगे, आप कहोगे 3,000 बच जाएंगे, है ना। लेकिन दोस्त मेरे, जब आप सेकेंड ईयर के लास्ट में, जब आप सेकेंड ईयर के लास्ट में, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जब आप सेकेंड ईयर के लास्ट में पैसे चुकाओगे तो 1,000 रुपए जो आपको देना है वो तो आप दोगे ही दोगे, आप कहोगे हाँ जी सर। लेकिन मेरे दोस्त, वो जो 3,000 रुपए बचे हैं इस पर दूसरा साल ब्याज भी लगेगा। और मेरे मित्र किस रेट से ब्याज लगेगा, तो आपका ब्याज लगेगा 5% की रेट से। दूसरा साल मतलब 1 साल। अब 5% की रेट से 1 साल का ब्याज तो 5% होगा। जैसे ही इसका 5% हम निकालेंगे तो 150 रुपए हमें यहां पर ब्याज के रूप में दिखेगा। यानी कि 1,000 रुपए तो आपको देना ही है और 150 रुपए आपको इंटरेस्ट भी देना है। इसका मतलब है कि दूसरे साल के अंत में मेरे मित्र आपको 1,150 रुपए उसे रिटर्न करना है। यानी दूसरे साल के अंत में उसे 1,150 रुपए देना होगा। सब लोग का आंसर आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त देखो, ये तो आपको पता होना चाहिए कि सेट थ्योरी का एक सवाल है जो मेरे दोस्त एक लॉ है, एक नियम है। और नियम क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जब आप इसे एक्सप्लेन करते हैं तो ये चूंकि एक लॉ है तो विशेष समझाने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा आपका क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन
मेरे मित्र ए, एकदम ध्यान से चीज को समझना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन सी, फिर मेरे दोस्त ए यूनियन सी। इस बात को मेरे मित्र ध्यान रखना, ये सेट थ्योरी का एक लॉ ही है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। तो मेरे मित्र ये खुद एक लॉ है, तो लॉ ही होता है, उसे एक ही उपाय होता है कि आप उसे याद रखें, और नहीं तो वेन डायग्राम को लेकर के आपको इसे समझना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो ये क्या है मेरे मित्र, ये क्वेश्चन आपके सामने एक ट्रायंगल है जिसमें आपसे कहा गया कि सर ये इसके पैरेलल है। अब जानते हो किसी त्रिभुज में जैसे ही ये इसके समांतर हो जाए तो वहां पर थेल्स थ्योरम, सिमिलैरिटी सब आता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे ये इसके पैरेलल हो गया तो दो पैरेलल लाइन को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटेगी तो मेरे मित्र ये संगत कोण बराबर होंगे। आप यहां देखो ये भी आपका संगत कोण बराबर हो जाएगा, लेकिन मेरे मित्र ये देखो ये कोण क्या है, ये दोनों में कॉमन होगा, ये दोनों कोण संगत कोण है। कैसे, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी काटेगी, संगत कोण बराबर, इधर भी संगत कोण बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल दोनों में कॉमन होगा। इसके तीनों एंगल के बराबर है, ए सिमिलैरिटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब जैसे समरूप हुआ तो संगत भुजा का अनुपात एक जैसा होगा। अब देखो डीई आपका 1 दिया हुआ है और बीसी आपका 4 दिया हुआ है। अगर ये 1:4 है तो निश्चित तौर पर ये भी आपका 1:4 ही होगा और ये भी आपका 1:4 ही होगा। सवाल हमसे पूछा क्या है, AD और बटा AB, तो मित्र AD और बटा AB जो होना है वो भी आपका 1/4 ही होना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थेल्स थ्योरम से ही रिजल्ट आता है, आप इसको अच्छे से देखना। ठीक है, हो गया होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था, आपने देखा होगा, है ना। जैसे कि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x का मान क्या होगा। मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको इसको बेसिक से बता देता हूं, उधर कुछ रिजल्ट भी लिख दूंगा जिसे आपको याद रहना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, आप कहोगे हाँ जी सर। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आप इसमें साइन एक्स को इधर रख लीजिए, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इधर तो आपका मित्र साइन एक्स ही रहेगा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। क्या इसमें कोई आपत्ति है? नहीं है। अब देखो अगर साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर हो सकता है तो फिर साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर करेंगे मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर साइन स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपका कॉस की पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए कि सर साइन एक्स अगर हमारा कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स हमारा कॉस की पावर 4 हो जाएगा। तब तो अगर हम चाहें तो मेरे मित्र कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर हम साइन एक्स रख सकते हैं और कॉस की पावर 4 के जगह पर हम साइन स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। यानी जिसका मान हमें निकालने कहा वो हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो गया साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स में। और गौर से देखो इसी का मान क्या दिया है, 1 दिया है। आप आराम से 1 लिख सकते हो और 1 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो मेरे मित्र हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई नंबर सब आंसर दे रहे हो, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, कहोगे क्या बताओगे सर, अरे इतना सॉल्यूशन तो कोई भी कर सकता है, तू भी बुक देख के कर लोगे, ठीक है। तो फिर मेरी भूमिका कहां रही, मैं आपको बताता हूं कि फिर मेरी भूमिका कहां रही, ठीक है। इधर देखो यहां से क्या क्या सवाल और बन सकता है। मेरे मित्र ध्यान ये रखना कि अगर ये साइन में दिया है तो कॉस में पूछेगा, कॉस में दिया है तो साइन में पूछेगा, ठीक है। एक सवाल यहां से ये भी बन सकता है साइन एक्स प्लस मेरे मित्र साइन स्क्वायर एक्स प्लस मेरे दोस्त साइन क्यूब एक्स। अगर ये बराबर में 1 दे दिया है यानी कि पावर 3 तक जाकर के 1 दे दिया है तो याद मेरे दोस्त बस इतना रखना कि यहां पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान अगर पूछ दे तो सीधा सीधा आंसर क्या करना, जब पावर 3 तक जाके 1 होगा तो सीधे 3 + 1 कर देना और आंसर मेरे मित्र 4 कर देना। मेरा कहना यह हुआ कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स बराबर जब 1 होगा यानी पावर 3 तक जाके जब 1 होगा तो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में पूछेगा, जहां तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा आपसे
उसका रिजल्ट 4 होगा। इस बात को मेरे दोस्त आपको याद रख लेना है, ठीक है, और ये आपके बड़े काम का चीज है, ठीक है। हम ब्लैक मार्कर यूज करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये क्या है दोस्त, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। ये कहता है P 2,-1 Q K,1 और PQ बराबर 2√3 मात्रक। तो बताओ K का मान क्या होगा। मेरे मित्र देखो यहां पर आपके पास क्या है, 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट आपका P है जिसका नियामक 2,-1 है। एक पॉइंट आपका Q है जिसका नियामक मेरे दोस्त क्या है, ये K,1 है। क्या कहा आपसे, कहा PQ की जो दूरी है वो आपका 2√2 है। ओके मेरे दोस्त, ठीक है। तो बताओ K का मान क्या होगा। मेरे दोस्त आप ही सोचो कि दो बिंदु के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है, दोनों बिंदु भी दिया हुआ है, आखिर K का मान कैसे आएगा। तो आप सब जानते हो दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर क्या होता है। मेरे मित्र आपको पता है x के डिफरेंस का स्क्वायर और y के डिफरेंस का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो k माइनस 2k स्क्वायर होगा और प्लस y1 माइनस y, याद है ना, y2 माइनस y1 करोगे, y2 तुम्हारा 1 है, माइनस करोगे y1 जो -1 है हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति है, कहोगे नहीं। अब देखो सर PQ का मान कितना है, तो हम चाहें तो PQ के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, जो K-2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 2 का 2 ही रह जाएगा। अब बताइए क्या इसमें कोई परेशानी है आपको, क्या किसी भी तरह का कोई दिक्कत है आपको। आप कहेंगे नहीं, अरे मेरे दोस्त ये यहां पर स्क्वायर होगा ना 2 का तो 4 बन जाएगा। कहोगे वो कैसे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 ही होना है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल 4 होना है। अब 4 आके इधर घट जाएगा तो 4 बराबर हो गया K-2 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, तो मेरे दोस्त ऑप्शन तो उस हिसाब से नहीं बनाया हुआ है, नहीं तो ऑप्शन ऐसे बनाया जा सकता है। कहोगे कैसे बनाया जा सकता है, ये देखो। कहोगे कैसे बनाया जा सकता है सर, मैं बताता हूं कैसे। अब K-2 का स्क्वायर मेरे मित्र 4, मैं पूछूंगा किसका स्क्वायर 4 होगा। आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है, यानी K का मान यहां हम 0 रख देते हैं तो भी हमारा 4 आ जाएगा, या मेरे दोस्त K का मान हम 4 रख देते हैं तो भी हमारा 4 आएगा। कैसे, 0 में से 2 घटेगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन अगर 4 रखते हैं तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि यहां पर जो हमारा रिजल्ट हो सकता था वो 0 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। 0 ऑप्शन में है नहीं तो आंसर कितना जाएगा, 4 जाएगा। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी की जानकारी आपको आना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए ये क्या है, आप कहेंगे सर ये x² माइनस 2x प्लस 1 बाय XQ माइनस 1, बताइए इसका निम्नतम पदों में क्या होगा, मतलब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, x² माइनस 2x प्लस 1 जो है वो निश्चित तौर पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल है। अब ये देखिए नीचे AQ और माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A माइनस बी इंटू A² प्लस AB और प्लस B², यही तो होता है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है। अब देखो x माइनस 1 से एगो x माइनस 1 तो कट गया, यानी यहां हमारा रिजल्ट होगा x माइनस 1 बाय x² प्लस x और प्लस मेरे मित्र 1, ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि वो रिजल्ट ना तो यहां है, ना ही यहां है और ना ही यहां है। इसका मतलब मेरे दोस्त हमारा आंसर क्या हो सकता है हमारा आंसर मेरे मित्र ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर ई हो सकता है। ये मेरे दोस्त यहां पर, अच्छा अब देखो यहां पर एक उलझन वाला बात क्या दे दिया, आप कहोगे सर उलझन वाली बात क्या दे दिया। अब उलझन वाली बात ये दे दिया है कि आप कहोगे सर इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो फॉर्मूला याद रहेगा तब ना। हाँ मेरे दोस्त फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप निम्नतम कर पाओगे, तभी आप निम्नतम कर सकते हो, ठीक है। अब यहां सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो क्वेश्चन के अंदर लिखा है वही मेरे दोस्त यहां पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसका रूप ये होगा, तो मेरे दोस्त इसको एज इट इज रख दिया, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं किया है ना। तो एक्चुअल में मेरे मित्र इसको भी
चेंज करके यहां पर लिखना x+1 चाहिए, मतलब कुछ भी चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो फिर इसको आंसर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बराबर चीज यहां पर अवेलेबल है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे भाई ये क्या है? ये बड़ा डेंजर चीज है। सब लोग का कमेंट देख रहा हूं, सब लोग बना रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो यहां क्या है, किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग इतना है तो श्रेणी का nवां पद क्या होगा? मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको बताया था कि कभी कभी Sn दिया रहता है, बात को समझना, कभी कभी Sn दिया रहता है। अरे इसमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो कंफ्यूज कर गया हूं, सर थोड़ा फिर से देख लो। अरे फिर से क्या देखना है, इसका जो एक्सप्लेन रूप है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो किसी भी ऑप्शन के अंदर है ही नहीं, तो सीधा सीधा आंसर जाएगा उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। इतना सोचने की क्या बात है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, अगर मेरे दोस्त कभी हमारा Sn दिया हुआ है, ठीक है, तो Sn दिया रहने पर हम Tn कैसे फाइंड करते हैं? तो Tn के लिए Sn माइनस Sn-1 करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये Tn बराबर Sn माइनस Sn-1 कंसेप्ट होता है, जो मैंने आपको एपी के अंदर बताया है। अब देखिए ये p पदों का योग, तो मेरे मित्र p पदों का योग अगर इतना है, यानी sp बराबर 3p² और प्लस में 4p है। मेरा अगर मन यहीं पर कर जाए कि ठीक है कि मैं p के जगह n रख देता हूं, तो क्या बिगड़ जाएगा? ये 3n² प्लस 4n हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो मेरे दोस्त ये आपका 3n² और प्लस मेरे मित्र 4n, ये तो हो गया Sn। अब क्या है, आप Sn-1 कैसे निकालोगे? तो देखो मेरे दोस्त, लॉजिक वाली बात यह है कि यहां जब n था तो मित्र यहां भी n है और मित्र मेरे यहां भी n है। कहोगे हाँ जी सर बात तो सही है, लेकिन अब इस n के जगह n-1 आ गया है, तो जहां जहां इसमें n है वहां वहां n-1 होगा, यानी आपका ये हो जाएगा मेरे दोस्त 3 और n के जगह होगा n-1। ठीक है, उसके बाद प्लस 4 और यहां भी n के जगह होगा n-1। तो थोड़ा तो आपको कैलकुलेशन करना होगा। अब देखिए 3n² प्लस का आपका 4n और माइनस ये क्या होगा 3, और मित्र ये a माइनस बी का होल स्क्वायर a², ठीक है, a² और माइनस 2ab और प्लस b² और प्लस 4 से गुना हो जाएगा, 4n और माइनस कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो मैं बस ये चाहूंगा ये 3n² और प्लस का 4n माइनस ये आप अंदर गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3n² माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6n हो जाएगा। फिर देखिए माइनस प्लस, ध्यान दीजिए, माइनस प्लस मेरे मित्र माइनस 3 एकम 3 होगा, माइनस प्लस ये माइनस 4n होगा और माइनस प्लस मेरे मित्र यहां पर 4 हो जाएगा। अब जो कटने वाला है उसे आप काट दीजिए, तो 3n² प्लस में 3n² माइनस में 4n हमारा प्लस में 4n हमारा माइनस में। अब रह क्या जाएगा? तो रह जाएगा यहां से 6n और यहां 4 में से 3 गया तो +1 रह जाएगा। जानते हो मेरे मित्र यही आपका Tn आ गया है, यानी यही आपका nवां पद आ गया है, जो किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर बी है, और बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। हाँ ये बात तो सही है, आप लोगों ने आज मेरी इच्छा पूरा कर दी है, तो मैं आपकी इच्छा भी पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये आपसे कहता है कि सर ये जो क्वेश्चन है आप इसकी माध्यिका बताओ, यानी मीडियन फाइंड करके बताओ कि मीडियन क्या होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्त, मैं आपको मीडियन फाइंड करके बताता हूं। सबसे पहले मीडियन का कंसेप्ट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा ऊपर लिखता हूं। तो मेरे मित्र देखो मीडियन बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू एच। ठीक है, तो L क्या है, N क्या है, C क्या है, F क्या है मेरे दोस्त, H क्या है, वो सब अभी पता चल जाएगा। जब भी आपको माध्यिका निकालना हो तो 2-3 चीज का आप जरूर ध्यान रखना। क्या? ये देखना कि किसी क्लास का अपर लिमिट
अगला क्लास का लोअर लिमिट होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। हम आपको बनाने की कला अगले सेट में आपको दिखा देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। आप कहोगे हाँ जी सर। क्या कहा? पहली बात, किसी क्लास का अपर लिमिट अगला का लोअर लिमिट होना चाहिए, यानी क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव टाइप का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मेरे मित्र, आपको यह देखना है कि क्वेश्चन के अंदर संचयी बारंबारता दिया है या निकालना होगा। तो मेरे दोस्त इस वक्त जो है ना, ये खुद ही लिख दिया है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की ये पहचान है कि वो बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, मतलब कि वो घटते बढ़ते रहेगा। लेकिन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहचान, संचयी बारंबारता की पहचान है कि या तो वो बढ़ते क्रम में रहेगा या तो वो घटते क्रम में रहेगा। तो कभी कभी आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो संचयी बारंबारता ही दे देगा, जिससे आपको बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मेरे दोस्त फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सबसे पहले हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी हमें संचयी बारंबारता निकालना होगा। अब देखो कैसे निकाला जाता है संचयी बारंबारता। पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दो, ठीक है, और उसके बाद कोना कोनी आप जोड़ते हुए लिखना। कैसे कोना कोनी जोड़ोगे? 7 3 10, 12 10 22, 22 6 28, 28 2 मेरे मित्र 30, ठीक है। क्या कहा मैंने? पहला क्लास की फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देना, और उसके बाद 3 7 10, 10 12 22, 22 6 28, 28 2 30। इस तरीके से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जल्दी से निकाल लेना, ठीक है मेरे दोस्त। आप कहोगे हाँ जी सर। जानते हो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी होता है, यानी अंतिम संचयी बारंबारता जो होता है, वो सभी बारंबारता का योगफल होता है। आप देख लो ना मेरे दोस्त, 7 3 10 12 22 6 28, 28 और 2 30, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप जैसे ही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, इसके बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो सिग्मा एफ निकालना। सिग्मा एफ को ही क्या कहते हैं? एन कहते हैं, सभी बारंबारता का योग। तो सभी बारंबारता का योग 30 है। आप मेरे मित्र 30 निकाल लिए। क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो अब जस्ट मतलब इसके तुरंत बाद आपको n/2 फाइंड करना है, ठीक है। n/2 फाइंड करोगे, कितना आएगा? 15। और n/2 का जो मान होगा उसे अपने हथेली पर रख लेना और उसे खोजना। अरे हथेली पर रखने का मतलब उसको ध्यान रखना, और खोजना कहां? संचयी बारंबारता में। क्या 15 कहीं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में स्वयं है? अगर 15 तुझे खुद मिल जाए तो वही वर्ग माध्यिका वर्ग होगा, लेकिन अगर 15 नहीं मिले तो 15 से जस्ट बड़ा। तो देखो 15 तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 15 से जस्ट बड़ा 22 मिल रहा है, यानी यही वो वर्ग है जो हमारा माध्यिका वर्ग है ना। यही वो वर्ग है जो हमारी माध्यिका वर्ग है। कहने का मतलब यह है कि मेरी माध्यिका 8 और 10 के बीच में होगा, ठीक है भाई। चलो अब सब कुछ देखो हम कैसे फाइंड करते हैं, एकदम ध्यान से देखना। माध्यिका वर्ग की जो माध्यिका वर्ग होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को ही एफ कहते हैं। माध्यिका वर्ग की बारंबारता एफ कहलाता है, ठीक है मेरे दोस्त। माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट को एल कहते हैं। तो यहां एल हमारा 8 हो गया, ओके। अब देखिए एच क्या होता है? एच होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए अपर लिमिट कितना है? 10, और लोअर लिमिट कितना है? 8। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एच हम इसी वर्ग से निकालें, किसी भी वर्ग से एच निकालेंगे तो इतना ही आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है ना। तो आपने एच निकाल लिया, ए निकाल लिया, आप एफ भी देख लिए। अब बात आ गई संचयी बारंबारता कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो ध्यान रखना, सॉरी, ये सी क्या होता है सर? तो सुनिए सी क्या होता है। सी संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाले वर्ग, मेरी बात को सुनना, संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, क्या बोल रहा हूं मैं, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यह है आपका माध्यिका वर्ग। इस वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उसी को मेरे मित्र सी कहा जाता है, ठीक है। सब कुछ मिल गया। अब आप बैठा दीजिए। देखिए आपका एल कितना है? आप कहेंगे सर 8 है ना। n/2 कितना है मेरे मित्र? ये है आपका 15 माइनस सी। देखिए सी कितना है आपका? आप कहेंगे सर 10 बटे एफ। एफ क्या है? तो एफ कहेंगे सर ये हमारा है 12, और मित्र मेरे इनटू एच। एच का मान क्या है?
2। बस अब आप सॉल्व कर लीजिए। आप जैसे ही मेरे मित्र इसको सॉल्व करेंगे 8 प्लस, देखो तो यहां पर इससे ये 6 बार में कटने वाला है। आप कहोगे हाँ जी सर, ऊपर में 5 नीचे में 6, तो क्या होगा? तो आप यहीं से मेरे मित्र थोड़ा देखोगे, 48 और 5 53, 53/6 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत भाई हमारे बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप लोग चलते रहिए। हो गया? थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सब लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लाइक क्विक का बटन भी प्रेस किया कीजिए, बीच में खाली देखबे मत कीजिए। ठीक है ना? देखिए, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। कहता है बताइए बी कितने समय में से इस काम को पूरा करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है। कैसे? ए किसी काम को 20 दिन में करेंगे, अगर बी उस काम को 24 दिनों में करेंगे, तो सबसे पहले काम होगा क्या? 20 और 24 का एलसीएम 120। 20 दिनों में 120, एक दिन में 6 काम, 24 दिन में 120, एक दिन में 5 काम। क्या कोई समस्या है? आप कहोगे नहीं सर, वे दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और 10 दिन तक करते हैं। तनिक सोचिए कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेगा, तब तो 6 और 5 11, तो एक दिन में अगर 11 काम करेगा, ठीक है, और 10 दिन तक यदि काम करेगा, तो मेरे मित्र 110 काम करेगा। हाँ या ना? आप कहोगे हाँ जी सर। अब कौन छोड़ देता है? ए काम करना छोड़ देता है, तो रह जाता है बी। तो क्या बोलिएगा? 120 में 110 काम कर दिया, तो काम बच गया है केवल और केवल 10। करेंगे अगर बी, तो बी की क्षमता है 5, 5 क्षमता से 10 काम करेंगे, कितने दिन लगेगा? 2 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 दिन। ए नंबर आंसर हो गया। आप सब लोग ए नंबर लगा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, हो गया ये बात? आप कहोगे हाँ जी सर हो गया। अब इसको देखते हैं, ये क्या है? एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें एसी पर बीडी लंब है। बताइए बीडी स्क्वायर बराबर क्या होगा? मेरे दोस्त ये तो आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए। ठीक है, आप कहोगे क्या रिजल्ट याद रखना चाहिए? मैं आपको यहां पर 2 रिजल्ट देता हूं, जिसको मेरे दोस्त आप याद ही रखना, और याद रखने वाली चीज भी है। देखो ये समकोण त्रिभुज है ना, ए बी और सी, ठीक है, 2 घटना घटेगा। समकोणीय शीर्ष से कभी देखोगे कर्ण पे लंब डाला रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त, या मेरे मित्र समकोणीय शीर्ष से, यहां ध्यान दो, ये एबीसी समकोणीय शीर्ष से, मेरे मित्र समकोणीय शीर्ष से ये कर्ण पर माध्यिका खींचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो कभी बीडी लंब रहेगा और कभी बीडी कर्ण के मध्य बिंदु से जाकर मिलेगा। तो आपको पता है ना, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली आधार के मध्य बिंदु को मिलने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। और याद रखना, समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष से कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ये समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका होती है, यानी स्मॉलेस्ट मीडियन होती है। तो आज बीडी हमारा स्मॉलेस्ट मीडियन है, और याद रखना जब बीडी स्मॉलेस्ट मीडियन होता है तो इसकी लंबाई कर्ण का आधा होता है, और इस वक्त कर्ण के रूप में आपका एसी है, तो एसी का क्या होगा? आधा हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अब बात आ गई इसकी, मैं दिखाता हूं इसका थोड़ा सा। आप अगर प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। कहोगे वो कैसे? देखो ये आपका 90 डिग्री है ना, आप कहोगे हाँ जी सर। अगर ये 90 है, इसको मैं थीटा मान लूं, तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा? आप कहोगे हाँ जी सर, क्यों नहीं होगा, तभी तो तीनों कोनों का योग 180 होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये छोटे से त्रिभुज में ये 90 है, ये थीटा है, तो मित्र ये हमारा क्या होना है?
तो ये हमारा क्या होना है, तो आप कहोगे 90 और थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या कोई समस्या, कहोगे नहीं कोई समस्या नहीं। फिर मेरे दोस्त देखो ये पूरा का पूरा 90 है और जिसमें 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। कैसे, अरे 90 माइनस थीटा में थीटा जोड़ेंगे तभी तो 90 हो पाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। तो अब देखो ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज समरूप हो गया। वो कैसे, देखो इस त्रिभुज के तीनों को 90 थीटा 90 माइनस थीटा, इसमें भी देखो 90 थीटा 90 माइनस थीटा। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि हमारा त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ठीक है भाई, ए बी डी इस वक्त सिमिलर है किस त्रिभुज के, बी डी सी के, मेरे मित्र बी डी सी के। अब जैसे ही दो त्रिभुज समरूप होंगे तो बराबर कोण के सामने की भुजा का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, अब जरा सा वो काम करो तो कहोगे कैसे, वो मैं दिखाता हूं। मेरे मित्र मुझे ये बताओ इस त्रिभुज में थीटा के सामने क्या दिख रहा है, बी डी, थैंक यू। और इस त्रिभुज में थीटा के सामने क्या दिख रहा है, एडी, तो लिख लो एडी बराबर। फिर इस त्रिभुज में आ जाओ, 90 माइनस थीटा के सामने क्या दिख रहा है, आप कहोगे सर सी डी। ठीक है, फिर मैं कहूंगा इस त्रिभुज में आओ, 90 माइनस थीटा के सामने क्या दिख रहा है, आप कहोगे सर बी डी। अब मैं कहूंगा क्रॉस गुना कर लो, जैसे ही क्रॉस गुना करोगे तो बी डी गुने बी डी स्क्वायर होगा और ये हमारा ए डी और इंटू ए सी हो जाएगा, ए डी और इंटू सी डी हो जाएगा। यही वो रिजल्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस वक्त हमारा क्या होगा, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी हो जाएगा। तो मैं आपको तो बस इतना सा ध्यान कहूंगा रखने के लिए कि मेरे मित्र इसमें और इसमें इन तीनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है इन तीनों में, इन तीनों में दोस्त मेरे रिलेशन होता है कि ये कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई का स्क्वायर बराबर कर्ण के टुकड़े का प्रोडक्ट, यानी कि आप इसको एडी और गुने में डीसी कह सकते हो। तो आपका जो आंसर इस वक्त होना था एडी और इंटू डीसी होना था, ऑप्शन नंबर बी होना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होना था। कहीं कोई दिक्कत है, नहीं है, चलिए तो आपने इसको लिख लिया है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, समकोण त्रिभुज के अंदर आपको बहुत सारा रिजल्ट है जो याद रखना चाहिए। अगर मैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन कराता चला गया तो फिर मेरे डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है, है ना। उससे अच्छा तो ये होगा कि आप बुक से डायरेक्ट ही डिस्कशन कर लोगे। ओके, तो मैं कुछ आपको यहां पर एक्स्ट्रा बात बताता हूं जिसे मेरे दोस्त आप याद रखना, जो आपके बड़े काम का चीज होगा। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी और ये आपके पास सी, ये है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब यहां से आपने क्या किया, इस पर मेरे मित्र लंब डाला। मान लो कि इस वक्त आपने बी डी लंब डाला है, बी डी। ठीक है, तो आपको पता है यहां एक रिलेशन होता है इसमें इसमें, ठीक है, और मेरे मित्र इसमें और इसमें, मतलब इन दोनों में और इन दोनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ए बी स्क्वायर और बटा, मेरे मित्र ध्यान दो, ए बी स्क्वायर और बटे ये आपका बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए डी और बटे डी सी। तो मेरे मित्र आप कह सकते हो ए डी और बटे मेरे मित्र डी सी, ये आपके बड़े काम का चीज होगा। ठीक है भाई, आप कहोगे हाँ जी सर। एकदम ध्यान रखना इस चीज को, ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए डी बटा डी सी। ठीक है मेरे दोस्त, आप कहोगे हाँ सर। इसके बाद अगला रिजल्ट ध्यान रखो, जैसे कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है मित्र, अब समकोण त्रिभुज में क्या है कि अगर इसके तीनों सिर से होता हुआ एक सर्कल गुजार दिया, ठीक है, तो आपको पता है कि कर्ण ही व्यास हो जाता है। वैसी स्थिति में मेरे मित्र इसके जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो आपका कर्ण का आधा होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे दोस्त क्या है कि जैसे आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, आप कहोगे जी हाँ सर, समकोण त्रिभुज के अंदर कहीं भी मेरे दोस्त एक सर्कल है और यह आपका लंब है, यह आपका आधार है और यह आपका कर्ण है। तो ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 होती है। आप इस रिलेशन को भी मेंटेन रखोगे। मैं आपको दो रिलेशन और यहां पर दे रहा हूं, ध्यान दो। जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, नाम दे देता हूं आपका ए बी और सी। ओके मेरे दोस्त, यहां देखो ये क्या है, बीसी का मध्य बिंदु, इसको मैं एम कह रहा हूं। ओके, और ये ए बी का मिड पॉइंट, इसे मैं एन कह रहा हूं। याद रखना ये आपका जो एम है
और ये आपका जो मेरे मित्र एनसी है, एम भी माध्यिका है और एनसी भी माध्यिका है। तो ध्यान आपको ये रखना है, 4 गुने माध्यिका के वर्गों का योग, 4 गुने माध्यिका, एक है हमारा एम, स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। ए है हमारा, एक हमारा एनसी है, तो मेरे मित्र आप एनसी को भी स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, एनसी को भी स्क्वायर कर लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, 4 गुना माध्यिका के वर्गों का योग बराबर 5 गुने कर्ण स्क्वायर, यानी ये 5 गुने एसी स्क्वायर। आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। 4 गुने एम स्क्वायर प्लस एनसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। एक आखिरी रिजल्ट देख लो, अगर इस mn को भी मिला दिया जाए, ठीक है, mn को भी मिला दिया जाए, तो यहां पर 2 माध्यिका दिख रहा है और 2 कर्ण दिख रहा है, एक छोटा वाला हाइपोटेन्यूज और एक बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज। इन चारों में क्या रिलेशन होता है, इन चारों में रिलेशन होता है माध्यिका के वर्गों का योगफल बराबर, माध्यिका के वर्गों का योगफल बराबर कर्ण के वर्ग का योग, यानी कि एसी स्क्वायर और प्लस mn स्क्वायर। ये रिजल्ट भी ध्यान रखना, आपके ये भी काम का चीज होगा, ठीक है मेरे दोस्त, आप कर लो। हो गया होगा। चलिए काम करिए, जिनको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू। लाइक क्विक का भी बटन प्रेस करते रहो भाई, तभी जाके आपको मजा आएगा। ये तो क्वेश्चन हो ही चुका है, कहोगे हाँ जी सर। चलो अब मेरे दोस्त हम आते हैं, इस पर बात करते हैं। देखो ये कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 360 और 250 वर्ग सेमी है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा क्या होगी। मेरे मित्र आप दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा को बी मान लो, क्या मान लिए, बी मान लिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 2 समरूप त्रिभुज के, 2 समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, 2 समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो मेरे मित्र संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये कह सकते हैं कि 2 समरूप त्रिभुज का जो अनुपात होता है, जो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब देखो यहां से 1 0 तो कट गया, कहोगे हाँ सर। स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो ये 6/5 हो जाएगा, और मेरे मित्र ये 8 बटे आपका बी हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तब तो बी बराबर 5 चौके 20 और बटे 3 नजर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 20/3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। चले आगे, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो ये क्या है। मेरे दोस्त ये कहता है कि 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। देखिए प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। आप जानते हैं कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ। अगर 3 सिक्का उछाला जाएगा, कम से कम 2 पर हेड आने का मतलब यह है कि आप 2 पर हेड है वो भी चलेगा, और मेरे मित्र तीनों पर हेड है वो भी चलेगा। कम से कम 2 हेड का मतलब यही है कि कम से कम 2 हेड का मतलब 2 से कम हेड नहीं होना चाहिए, यानी 2 हेड भी चलेगा और सब पर हेड रहेगा तो भी चलेगा। ओके, तो मेरे मित्र वो छोड़ो, सबसे पहले जब आप सिक्का को उछालते हो उसका ऑपरेशन करने आपको आता है। अगर आपको ऑपरेशन नहीं आता है थोड़ा बोर्ड पे ध्यान से देखिए। देखिए पहला सिक्का को उछालेंगे ना तो हेड या टेल आएगा, दूसरे को उछालेंगे तो उस पे भी हेड या टेल आएगा, तीसरे को उछालेंगे तो उस पे भी हेड या टेल आएगा, ठीक है। सबसे पहले 2 का ऑपरेशन करना सीखो। कैसे ऑपरेशन करते हैं, हेड को हेड के साथ हो जाएगा हेड हेड, फिर हेड को टेल के साथ हो जाएगा हेड टेल, फिर मेरे मित्र टेल को हेड के साथ हो जाएगा टेल हेड, फिर टेल को टेल के साथ हो जाएगा टेल टेल। क्या कोई समस्या है? आप कहोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। याद रखना जब 3 सिक्का उछाला जाएगा तो आप 2 सिक्के का रिलेशन बना लेना और पुनः इसी को रिपीट कर देना, यानी कि हेड हेड, हेड टेल,
मेरे मित्र टेल हेड और टेल टेल। मैंने क्या कहा था कि दो सिक्के को उछाला गया है उसका रिलेशन बना लेना, ठीक है, और फिर मेरे दोस्त इसी को रिपीट कर देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिक्का 3 उछाला गया है, तीनों का रिलेशन बनाने के लिए। तो 2 का रिलेशन बनाने आएगा, बना लेना, उसी को रिपीट कर देना, और रिपीट करने के बाद यहां से हेड उठाना और 4 गोम चपका देना, फिर यहां से टेल उठाना और मेरे मित्र 4 गोम चपका देना। आप कहोगे हाँ जी सर ये बात तो सही है। अब क्या, अब इसमें से वो सिर्फ चुनो जिसमें 2 से कम हेड नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें एक भी हेड नहीं है तो ये नहीं लेना है, ठीक है भाई। 2 से कम हेड नहीं होना चाहिए, 2 3, ठीक है। तो देखो इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें भी आपका 2 हेड नहीं है, इसमें भी आपका 2 हेड नहीं है ना। यानी 4 ऐसे आपके ऑप्शन हो गए जिसमें कि 2 हेड आपको नहीं दिखा। तो है देखो इसमें आपको 2 हेड दिख रहा है, इसमें भी आपको 2 हेड दिख रहा है, इसमें भी आपको 2 हेड दिख रहा है, और इसमें भी आपको 2 हेड दिख रहा है। कम से कम 2 हेड का मतलब 2 हेड वाला भी चलेगा, और मेरे मित्र 2 से ज्यादा वाला भी चलेगा। तो कम से कम 2 हेड वाले में 1 2 3 4, यानी हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। और बटे टोटल परिणाम, तो याद रखो एक सिक्का उछालेंगे 2 घटना, n सिक्का उछालेंगे तो 2 की पावर n घटना, तब तो मेरे मित्र 3 सिक्का उछालेंगे तो 2 की पावर 3 यानी 8 घटना, तो टोटल घटना 8 घटेगा, यानी प्रायिकता हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सब लोग सी लेके आ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को भी नहीं। चलिए थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही चलते रहिए, ऐसा ही काम करते रहिए। आइए तो ये रहा हमारा 92 नंबर क्वेश्चन। आओ मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए ये आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहली 20 विषम प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। अब देखो फर्स्ट 20 विषम प्राकृत संख्या बोलेगा, प्रथम विषम प्राकृत संख्या 1 है, अगला मेरे मित्र 3, अगला मेरे मित्र 5, इसी तरह से आपको कितने ऑड नंबर लेने हैं? 20 ऑड नंबर को जोड़ना है ना, यानी कि 20 पदों तक आपको जोड़ना है, ठीक है। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं क्या, 20 पदों का योगफल तो हो जाएगा क्या, अरे एपी में n पदों का योग क्या होता है? n/2, ठीक है। 2a हो गया, प्लस n-1 तो 20-1, और इंटू डी, तो डी देख लो ना, अगला पद माइनस पहला पद, डी आपका 2 हो जाएगा, आप आराम से यहाँ पे 2 रख सकते हो, तो सीधे सीधे आपका 10 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 19 दूनी 38, 38 और 2 40, यानी आपका रिजल्ट कितना हो गया 400। मेरे मित्र अभी जो आपने किया इसको बोलते हैं महाबेसिक, लेकिन महाबेसिक आपको नहीं करना है। मैं यहां पर कुछ रिजल्ट देता हूं जिस रिजल्ट को आप सदैव याद रखना। जैसे देखो मेरे दोस्त 1, ठीक है, 1 + 2 + 3 प्लस 1 + 3 + 5 प्लस, ठीक है, 7 प्लस, मेरे मित्र यहां पे आप देख लोगे कि मेरे मित्र ये 9 है, डॉट 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 डॉट, अगर ये n पदों तक है, n पदों तक, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम प्रथम n विषम संख्या का जो योगफल है वो मेरे मित्र n² होता है। आप सीधे याद रखना, ठीक है। तो आप ही बता दो, अगर प्रथम 20 विषम संख्या का योगफल अगर हमसे कोई पूछेगा, डायरेक्ट हम 20 का स्क्वायर क्या कर सकते थे? 400 कर सकते थे, ठीक है मेरे दोस्त। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। आप सभी को यह बात पता होगा कि मेरे मित्र अगर हम प्रथम n प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं तो n इंटू n+1/2 होता है। क्या कोई समस्या है? आप कहोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिर मेरे दोस्त यहां पे देखो अगला रिजल्ट, आप 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर डॉट 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 प्लस n की स्क्वायर, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग n इंटू n+1, 2n + 1/6, ये तो आपको पता ही होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। फिर देखो a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब, क्या होगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये सब रिजल्ट आपके पास होना चाहिए और ध्यान भी रहना चाहिए, तब जाके मेरे दोस्त मजा आता है और काम कर पाते हैं, ठीक है। ये मार्केट लक्की लक्की क्या कह रहे हैं?
वी आर कमिंग टू लर्न। व्हाट आर यू सेइंग माय फ्रेंड? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते रहिए। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, इसको ध्यान से देखो, बना के बताओ सब लोग। मेरे मित्र मैंने एक सामने क्वेश्चन लिया है, आप लोग बनाइए जल्दी से, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन बनाइए। आपके सामने क्वेश्चन हमने रखा है। सॉरी सर, बट वन स्टूडेंट चैलेंजेस को आंसर दे रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए द्विघात समीकरण हमारे सामने है, कहते हैं इसके दो मूल समान हैं तो के का मान क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त, यहां ध्यान से देखना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, के एक्स को एक्स से गुना करोगे ना, ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। के एक्स को 2 से गुना करोगे तो 2 के एक्स हो जाएगा। और मेरे मित्र यहां पर प्लस में 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू टू 2 के एक्स और प्लस 6 बराबर 0। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है इसके मूल समान है। अगर इसके मूल समान हैं तब तो मेरे मित्र बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, तो आप सबको पता है कि जब मूल समान होते हैं तो d बराबर 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो b किसको बोलते हैं, इसका कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से। तो देखो b के जगह पर क्या है, -2k, तो यहां पर रखोगे -2k का स्क्वायर माइनस 4a। ए देखो कितना है मित्र, ए के जगह पर k है तो k लिखो, है ना। और सी के जगह पर 6 है तो 6 लिखो, बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो फाइनली आपका होगा 4k स्क्वायर। ओके, ये हो गया माइनस का 24k और बराबर 0। तब तो 4k स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहां पर 24k। मेरे मित्र यहां अगर हम ध्यान से देखें तो k से हमारा 1k तो चला जाएगा, तो सीधा सीधा k बराबर क्या होगा, 6 चौके 24, यानी 6 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप सब लोग बना रहे हैं, कहीं से कोई समस्या किसी को नहीं है। आगे आए। एक मिनट। हम्म, अब इसको देखते हैं दोस्त, ये क्या है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है यदि P और Q ए बी और BC पर दो बिंदु अवेलेबल है, तो बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। मैं आपको बताता हूं दोस्त, कितना बेहतरीन ये क्वेश्चन, और देखने में जितना बेहतरीन है ये उतना ही आसान है। कहोगे वो कैसे, देखो दिखाता हूं। मेरे मित्र ए बी और सी, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्वेश्चन भी कह दिया है 90 डिग्री कहां है, बी पर 90 डिग्री है। ठीक है दोस्त, अब हमसे कहा गया P जो पॉइंट है वो ए बी पर है, तो देखिए ए बी पर एक पॉइंट है आपका P, ठीक है। और BC पर एक पॉइंट है आपका Q, तो देखिए BC पर एक पॉइंट है आपका Q। क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होता तो मैंने आपको रिलेशन बताया है, ये मध्य बिंदु नहीं है, एनी पॉइंट है ना। ना तो P मिड पॉइंट है ना ही Q मिड पॉइंट है, तो कोई बात नहीं, जनरल तरीके से बनाएंगे इसको, है ना। ये देखिए आपके पास क्या है मेरे दोस्त, आप कहेंगे एक क्यू है। मेरे मित्र ये आपके पास क्या है, आप ये कहेंगे सर ये हमारा, यहां पर हमारा पीसी दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये हमारा पीसी दिख रहा है, यहां हमारा एक क्यू है। हम रिलेशन कुछ देख पा रहे हैं, आप कहोगे हाँ सर रिलेशन तो आप देख रहे हो कि रिलेशन इस तरह से ए क्यू प्लस सी पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ac स्क्वायर और
पी क्यू स्क्वायर इस तरह से हमको दिख रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इनमें से बनेगा, किसको मैं आंसर बनाऊं? चलिए, तो मेरे दोस्त हम देखते हैं कि आखिर यहां पर और क्या किया जा सकता है। मेरे दोस्त सबसे पहले क्या करो, आप यहां ध्यान से देखो, ए पी और क्यू। ठीक है, यहां पर मेरे मित्र त्रिभुज, दो त्रिभुज है, एनी पॉइंट कहाँ है ना, दो त्रिभुज ए बी क्यू। तो ए बी और क्यू में अगर हम चलें तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू स्क्वायर और बराबर ए क्यू स्क्वायर। तो क्या बनेगा हमारा, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर यानी बी क्यू स्क्वायर और बराबर बराबर क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा ए क्यू स्क्वायर हो गया। क्या इसमें कोई समस्या है? आप कहोगे नहीं सर। अब मेरे दोस्त आपको चलना है बी पी और सी में, या कहो पी बी सी में। तो पी बी सी में अगर हम चलते हैं तो यहां से हमारा क्या बनेगा, यहां से बनेगा लंब स्क्वायर बी पी स्क्वायर, आधार स्क्वायर बी सी स्क्वायर और बराबर कर्ण स्क्वायर पी सी स्क्वायर। तो मेरे मित्र लंब हमारा बीपी है तो कह सकते हैं बीपी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस मेरे मित्र आधार स्क्वायर, ये हमारा बीसी है तो बीसी स्क्वायर और बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ये मेरे दोस्त हमारा क्या हो गया, ये हमारा पीसी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब आपका ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। मेरे मित्र मैं इन दोनों को जोड़ना चाहूंगा। क्यों जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन के अंदर देख रहा हूं ए क्यू स्क्वायर और पीसी स्क्वायर हमें दिख रहा है। तो अगर ए क्यू स्क्वायर पीसी स्क्वायर दिख रहा है, दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे आरएचएस में जुड़ेगा, यानी कि ए क्यू स्क्वायर और प्लस मेरे मित्र ये हमारा पीसी स्क्वायर। तो आरएचएस को मैंने आरएचएस में जोड़ दिया, कहीं कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं। अब एलएचएस में जुटेगा, तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखो, तो ये हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और इधर लिखता हूं, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, क्या कोई समस्या है? नहीं। तो मेरे दोस्त मैंने इसको इसके साथ में जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या, अब इसको मेरे मित्र इसके साथ में जोड़ दो, तो ये आपका हो जाएगा बी क्यू स्क्वायर और प्लस में बीपी स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर प्लस में बीपी स्क्वायर। अब आपको मैं एक चीज पूछता हूं, कहोगे क्या? मेरे मित्र एबीसी तो एक समकोण त्रिभुज है ना? आप कहोगे हाँ सर। अगर एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तब तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए सी स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम से। आप कहोगे हाँ जी सर। तब तो मेरे दोस्त ये हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे दोस्त ये हमारा ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो सीधा हम यहाँ ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर। अब थोड़ा सा मित्र इसको देखो, ये क्या है, तो मैं कहूंगा इसके लिए ज्यादा कुछ मत करो, थोड़ा सा मेरे दोस्त इसको मिला दो। ठीक, तो आपको दिखेगा कि हमारा ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या होगा, लंब स्क्वायर यानी बीपी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो वही तो है, बी क्यू स्क्वायर, यहाँ देखो बी क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, तो बीपी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, यानी कि मेरे मित्र यहाँ पर हमारा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये हमारा हो गया ए क्यू स्क्वायर और प्लस पी सी स्क्वायर। यानी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा क्या दिख रहा है मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है और कहीं पर कोई सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप आराम से इसको कर रहे हो, आराम से मेरे मित्र चलते रहो। क्या लिख रहे हो भाई? और मैं भी तो देखूं, विपरीत परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये सब कहाँ से लेके आ गए भाई, क्या समस्या है? चलिए आप लोग लाइक क्विक का बटन प्रेस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, ये कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, पहला कंपैरिजन तो हमें इसमें और इसमें करने को कहा गया, कोई बात नहीं, दो कथन है, हम दोनों कथन देखते हैं क्या होता है। ये 4√7 का मतलब है 7 की पावर 1/4। ठीक है,
और क्यूबिक रूट 9 का मतलब है मेरे मित्र 9 की पावर 1/3। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि सर ये 7 की पावर 1/4 है और ये 9 की पावर 1/3 है। कैसे पता करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? मेरे दोस्त आप इसकी पावर को इंटीजर बना दो। देखो पावर को इंटीजर कैसे बनाएंगे, ये 4 है और ये 3 है ना, तो आप 4 और 3 का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 12। कहोगे हाँ सर, तो आप इसका भी पावर 12 कर दीजिए और आप इसका भी पावर 12 कर दीजिए। और मैं एक बात बताऊं, कहोगे क्या? जब दो चीज सेम रहता, सुनिएगा मेरी बात को सुनना है। मैंने क्या कहा ये समझ में आया? 4/7 को 7 की पावर 1/4 और क्यूबिक रूट 9 को 9 की पावर 1/3। ठीक है, मैंने कहा पावर को इंटीजर बना दो। कैसे इंटीजर बनाओगे? पावर के बट्टा में जो है उसका एलसीएम लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम 12, इसका भी पावर 12 कर दिया, इसका भी पावर 12 कर दिया। याद रखना, दो चीज का जब हम सेम पावर करते हैं तो उसके मान पे कोई असर नहीं पड़ता। किस मान पे? जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? आप कहोगे हाँ। अब देखो 7 की पावर 4 तिया 12, तो यहाँ 3 हो जाएगा और मेरे मित्र ये 9 अपने जगह रहेगा और 3 चौको 12, ये हमारा 4 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब यहां देखो 7 की पावर 3, ये तो मेरे मित्र आपका 343 हो जाएंगे। आप कहोगे हाँ। और ये 9 की पावर 4, अरे 9 की पावर 4, 9 की 3 ही पावर देखो ना 729 होता है और इंटू साथ में कितना 9। तो आप देख रहे हो सर कि हमारा ये बड़ा है इससे, तो जब ये बड़ा है इससे तो फिर ये कहना कि ये इससे बड़ा होगा, ये तो गलत हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर ये तो गलत हो गया। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 की पावर 1/6 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर ये तो हो जाएगा। अब क्या किया जाए? फिर वही काम करो, इसकी भी पावर 6 कर दो, इसकी भी पावर 6 कर दो, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हमारा 1/6 से 6 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, 3 की पावर 1 3 रह जाएगा। तो यहां हम देखेंगे कि निश्चित तौर पर ये इससे बड़ा हो गया, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। तो यहां पर मेरे दोस्त दूसरा सत्य हो गया, पहला गलत हो गया। तो हम आंसर किसको बनाएंगे कि केवल और केवल 2 सत्य है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो जितने भी लोग बना रहे हैं 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अरे कोई बात नहीं, जो लेट हो गए लेट हो गए, आ गए ना अभी, फिर बाद में देख लेना। ठीक है, चलो चलते रहो और जम करके लाइक का बटन प्रेस करते रहो। आओ मेरे दोस्त 98 नंबर चलते हैं। देखो ये 98 नंबर क्या है? ये मेरे दोस्त कहता है एक वर्ग की भुजा 6 सेमी है, वर्ग के अंदर बनाए जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का एरिया क्या होगा? ये बहुत ही सिंपल है। कहेगा सिंपल कैसे? मेरे मित्र ये देखो तो, आपके पास एक स्क्वायर है। आप कहोगे हाँ। स्क्वायर के चारों साइड को, स्क्वायर के चारों साइड को मेरे मित्र टच करने वाले वृत्त का एरिया क्या होगा? इस वर्ग का साइड कितना दे रखा है? वर्ग का साइड दे रखा है आपका 6 सेमी। ठीक है दोस्त, हमें कहता है इसके अंदर से जो सर्कल गुजर रही है उसका एरिया क्या होगा? तो मैक्सिमम साइज का सर्कल कौन होगा? जो इसकी भुजा को टच करता हुआ गुजरेगा। तो जो आज वर्ग की भुजा होगी वही इस वृत्त की डायामीटर हो जाएगी, है ना? तब तो आप कहोगे सर वृत्त की डायामीटर अगर 6 है तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? 3 हो जाएगा। और जब वृत्त की त्रिज्या 3 तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? आप जानते हो 22/7 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 की स्क्वायर। तो सीधा सीधा हो जाएगा 198/7। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तेजी में काम करते हुए मेरे दोस्त हम लोग को आगे बढ़ते रहना होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन क्या है मित्र? ये कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, समान अंतराल 9 है तो पदों की संख्या क्या होगा? देखो मेरे दोस्त, फर्स्ट टर्म जो है ना आपका वो 17 है। ठीक है, उसके बाद लास्ट टर्म देख रहे हो आप, लास्ट टर्म आपका 350 है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही आपका दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया है? समान अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका 9 है। ठीक है भाई, अब आपको यह बात पता होगा क्या दिया है सर? प्रथम पद अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या पूछ रहा है। वेरी सिंपल, पदों की संख्या आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। क्या? पदों की संख्या बराबर लास्ट टर्म मेरे दोस्त माइनस का फर्स्ट टर्म और बटे डिफरेंस
और मित्र +1। ठीक, अब देखो लास्ट टर्म कितना है आपका 350 है, फर्स्ट टर्म कितना है ये 17 है, बाय डी कितना है 9 और प्लस हो जाएगा 1। यहां से हम देखेंगे मित्र ये आपका 300, ठीक है एकदम ध्यान से देखना, 333 आपको दिखेगा बटे 9 + 1, तो ये 9 या 27 और बच जाएंगे 9 सते 63, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 38 होना है। ठीक है, क्या होना है इसका आंसर 38 होना है। थैंक यू वेरी मच। अब यहां से मेरे दोस्त मैं आपको एक बात और बताता हूं, कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मूला हमको याद ही रहे, हम डायरेक्ट कह सकते हैं a + n - 1 इंटू डी, यही हमारा लास्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म 17 है, n - 1 इंटू डी आपका कितना 9 है और लास्ट टर्म 350 है। आप मेरे दोस्त यहां से भी n निकालोगे तो वही 38 आना है। जरूरी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट ये फॉर्मूला हमको याद ही रहना चाहिए। ठीक है, आगे चले, आओ, थैंक यू वेरी मच। बढ़ते रहिए इसी तरह से, आगे चलते रहिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है मेरे मित्र, ये जो है ना आपका, इसे कहते हैं सीकेंट कंसेप्ट, सीकेंट एंड टेंजेंट कंसेप्ट। मेरे मित्र यहां पर 3 कंसेप्ट बनता है, मैं तीनों कंसेप्ट 1 बाय 1 करके यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, जैसे देखो एक सर्कल है, अब एक सर्कल है, आप देखो इस सर्कल की एक जीबा ये हो गया और इस सर्कल की दूसरी जीबा ये हो गया, ये आपका ए बी है और ये आपका मेरे मित्र सी डी है। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को पी पर कट कर रही है, तो यहां रिजल्ट क्या बनता है, ये दोनों जो एक जीवा और 2 जीवा है ना, दोनों जीवा अपने अपने टुकड़े के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ए बी का जो टुकड़ा बना एपी इंटू पी बी है ना, एपी इंटू पी बी, ये बराबर होगा सीडी के जो टुकड़े हैं सीपी इंटू पी डी। मेरे मित्र ये आपस में इक्वल होने वाला है। तो इस तरह से चीजों को ध्यान रखना। आप कहोगे हाँ जी सर, ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट क्या होता है वो देखिए। सेकेंड रिजल्ट आपका ये है मेरे दोस्त, इसका सीकेंट और इसका सीकेंट जा करके कहीं बाहर मिल गया। कहोगे हाँ जी सर, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका पी है। मान लीजिए सी है, ये डी है। ठीक है, यहां क्या रिलेशन बनेगा, यहां मित्र आपका रिलेशन बनेगा पूरा एपी। कहोगे हाँ जी सर एपी, तो पूरा एपी इंटू बाहर मेरे मित्र बीपी बराबर होगा पूरा सीपी। ठीक है, और इंटू बाहर मेरे मित्र ये डीपी के बराबर होगा। तो ये भी आपका एक रिजल्ट यहां बनता है। और तीसरा रिजल्ट ये स्वयं होता है। अब देखिए ये रिजल्ट क्या होता है, ये है सीकेंट कंसेप्ट, वो है आपका मेरे दोस्त अंदर क्या बोलते हैं कोड वाली सिस्टम, और ये क्या है आपका, ये है सीकेंट और टेंजेंट कंसेप्ट। यहां कंसेप्ट बनता है मेरे दोस्त पूरा का पूरा सीकेंट यानी कि आपका बीपी और इनटू बाहर का सीकेंट यानी ये आपका एपी बराबर टेंजेंट लाइन का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर। तो पूरा पीबी, ठीक है, और इनटू एपी यानी बीपी इंटू एपी, पूरा सीकेंट इंटू बाहर और बराबर स्पर्श रेखा की होल स्क्वायर करो। तो मेरे दोस्त एक काम करते हैं कि इसको हम x मान लेते हैं। कहोगे हाँ जी सर, तो पूरा बीपी क्या हो जाएगा x + 1, तो ये आपका x + 1 हो गया इंटू एपी, एपी आपका मेरे मित्र 1 है और बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर 25। क्या चाहिए मुझे, तो मुझे कहा गया कि सर्कल का रेडियस क्या होगा। कोई बात नहीं, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 24 और x बराबर जो 24 आएगा ये तो मेरे मित्र व्यास है क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है। तो मेरे दोस्त ये पूरा का पूरा अगर 24 आ गया व्यास तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप आराम से चल रहे होंगे। आप में से जितने भी लोग मेरे मित्र अभी तक सोच रहे हो ना अब कितना कम समय बचा है, क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, तो आपका एकमात्र सहारा और वो ब्रह्मास्त्र सहारा है अर्जुन बैच।
प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पर अर्जुन बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर 1000+ क्वेश्चन टॉपिक वाइज मैं डिस्कस कर रहा हूं। अंतिम समय में वो आपका साथ देगा, ठीक है। जो आप डिस्कशन देख के भी जाओगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलो मेरे दोस्त, अब यहां आते हैं, देखते हैं ये क्या है। कहता है हमें निम्नलिखित आवर्ती सारणी में 7 की संचयी बारंबारता क्या होगी। 7 की संचयी बारंबारता क्या होगी। अब देखो मेरे दोस्त, यहां पर संचयी बारंबारता निकालने कहा है, तो संचयी बारंबारता तो निकाला जा ही सकता है। आप कहोगे हाँ सर, संचयी बारंबारता तो आपने निकालना सिखाया ही है। किसी क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा। अगर किसी क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, पहला क्लास की फ्रीक्वेंसी को, है ना, एज इट इज लिख दो। लिख दिए, अब कोना कोनी जोड़ के लिखो। बोलो 2 3 5 5 5 10 10 9 19 19 2 मेरे मित्र 21। क्या बोला है, हमें कहा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए 7 का। तो देखो 7 का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाना है। आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो और कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखो दोस्त, ये क्या है, ये कहता है कि अक्षों से समान अंतःखंड काटने वाली एक बिंदु मेरे मित्र 1,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। अब यहां पर बहुत बड़ी मेरे दोस्त बात है, और मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग मेरे मित्र इस क्वेश्चन को, जितने भी लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, थोड़ा आप मेरे दोस्त इसको सॉल्व करिए। आपको हम 30 सेकेंड का समय देते हैं और 30 सेकेंड में आप इसे सॉल्व करके बताइए किसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, यू हैव ओनली 3 सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, फटाफट फटाफट आप लोग आंसर कर रहे हैं। अच्छा, एकदम कर लिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखो, सबसे पहली बात, बच्चे ने दिमाग क्या लगाया यहाँ पर, बच्चे ने दिमाग ये लगाया कि मास्टर जी क्या समान अंतःखंड काट रहा है क्या नहीं काट रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे जिस लाइन का इक्वेशन, यहां देखना, बच्चे ने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया होगा, सर मुझे जिस लाइन का इक्वेशन मांगा है वो लाइन किससे पास कर रही है। तो मुझे जिस लाइन का इक्वेशन मांगा है वो लाइन पास कर रही है मेरे मित्र 1,3 से पास कर रही है। इसका मतलब ये हुआ 1,3 से अगर कोई लाइन पास कर रही है यानी कि 1,3 उस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। यानी x का मान 1 और y का मान 3 रखने से LHS बराबर RHS साबित हो जाएगा। तो देखो यहां x का मान 1 और y का मान 3 रखने से 2 नहीं आएगा, x का मान 1 और y का मान 2 रखने से, सॉरी 3 रखने से -2 नहीं आएगा। लेकिन यहां पर x का मान 1 और मेरे मित्र y का मान 3 रखने से बिल्कुल 4 आ जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई, आपने इसको आंसर लगा लिया, कहीं से आपको कोई समस्या नहीं हुआ। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि रियलिटी में ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। रियलिटी में क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर ये x का पॉजिटिव है, ये x का नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है और मित्र मेरे y का नेगेटिव है। कहता है कि एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी रेखा का समीकरण मुझे चाहिए जो मेरे दोस्त अक्षों से समान अंतःखंड काटते हैं। अंतःखंड काटने का मतलब हुआ कि ये x अक्ष को जितना दूरी पर काटते हैं मेरे मित्र y अक्ष को भी उतना ही दूरी पर काटते हैं। यानी इनका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों एक समान है। ठीक है, साथ ही साथ ये लाइन पास किससे कर रही है, 3,1 से पास कर रही है। जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी रेखा के द्वारा अगर x अक्ष मेरे मित्र a काटा जाए, ध्यान दो, जिस रेखा के द्वारा x इंटरसेप्ट a काटा गया और y इंटरसेप्ट मान लीजिए b काटा गया, उस रेखा का समीकरण क्या होता है, x बाई x अंतःखंड प्लस y बाई y अंतःखंड बराबर 1।
तो x बाई एक्स इंटरसेप्ट जो है a, आप उसका मान भी a है, और प्लस y बाय y इंटरसेप्ट जो है उसका भी मान अभी a है, बराबर 1। एलसीएम जैसे ही लेंगे तो मित्र हो जाएगा x प्लस वाई बराबर a। ये आपके इक्वेशन का फॉर्मेट आया, ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि सर ये तो हमारा इक्वेशन हो गया है, किस लाइन का, इसी लाइन का इक्वेशन हुआ। और चूंकि हमारा x प्लस वाई बराबर a जिस लाइन का इक्वेशन है वो लाइन किससे पास करती है, 3,1 से पास करती है, तब तो 3,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी यहां से x का मान 3 और y का मान जैसे ही हम यहां पर, सॉरी 3,1 नहीं है, 1,3 है, ठीक है। तो x का मान जैसे ही हम यहां पर 1, ठीक है, और y का मान 3 रखेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे मित्र यहां से a का मान 4 आ जाएगा, a का वही मान 4 यहां पर बैठा देंगे, x प्लस वाई बराबर 4 इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो मेरे दोस्त इससे कम से कम आपको ये पता चल गया कि किसी ऐसी रेखा जिसके द्वारा x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b काटता है उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x बाई एक्स अंतःखंड प्लस y बाई वाई अंतःखंड बराबर 1, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी जानकारी अवश्य होगा। चलिए ऑप्शन कितना रहेगा मेरे मित्र, आप आराम से ऑप्शन कर लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये तो बेहतरीन बात है। कहता है कि यदि आरोही क्रम में ए बी और सी तीन प्राकृत संख्याएं हैं। आरोही क्रम समझते हो दोस्त, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं, तो इसको क्या कहना होगा, 4 कहना होगा। यानी ए से बड़ा बी होगा और बी से बड़ा सी होगा, ठीक है मेरे दोस्त। कहोगे हाँ सर। हम देख रहे हैं कि ऑप्शन के अंदर ए बी सी सबको स्क्वायर किया गया है, तो क्यों ना हम भी स्क्वायर कर लें। हम जैसे ही मित्र इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 होगा, ये हमारा 9 होगा और ये हमारा 16 हो जाएगा। अब ऑप्शन का यूज करते हैं, क्या लगता है सी और बी को जोड़ने से ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर सी स्क्वायर बी स्क्वायर को जोड़ेंगे ना तो 16 और 9 25, जो कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता है, ये गलत है। ये क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर से छोटा है। तो सी स्क्वायर का मान कितना है, 16। अब ए स्क्वायर का मान कितना है, 4। क्या इन दोनों का जो अंतर होगा वो बी स्क्वायर यानी कि 9 से छोटा होगा। अरे तो 16 माइनस 4 12, 12 जो है वो 9 से बड़ा होगा, बड़ा होगा तो फिर छोटा कहां से होगा, इसका मतलब ये गलत है ना। लेकिन सेम यही चीज यहां पर है, जो हम देख रहे हैं सी स्क्वायर यानी कि हमारा क्या 16, और ए स्क्वायर यानी कि हमारा 4, और बी स्क्वायर यानी कि 9। हम देख रहे हैं कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि जो 12 आएगा वो 9 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। यानी कि हमें यहां पर वेरीफाई दिख रहा है कि सर 16 में से 4 गया तो 12, और 12 जो है निश्चित तौर पर 9 से बड़ा है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, ठीक है। सर क्वेश्चन कहां मिलेगा, क्वेश्चन कहां मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त। कौन सा लेना है भाई, कौन सा लेना है ये भी तो समझना होगा। कौन सा, चले जाओ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। क्या बोल रहे हो, विनोद कुमार कुछ बोल रहे हैं। विनोद कुमार क्या बोल रहे हो। हाँ रुक्मिनी का प्रैक्टिस सेट है, समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा ले लें। आप अर्जुन बैच जा करके ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेलन का पारस्व पृष्ठ क्षेत्रफल 176 है, आधार का क्षेत्रफल 38.5 है, इसका आयतन क्या होगा। ये मेरे दोस्त सबसे पहले आपको इसका अनुभव होना चाहिए कि अगर कहीं भी हमारे पास मेरे मित्र एक
सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर यानी बेलन, बेलन की त्रिज्या r है मित्र मेरे, ये बेलन का जो आयतन, बेलन का जो ये हाइट है, ओके भाई, आप सबको पता है कि अगर हम बेलन का वक्रपृष्ठ एरिया लिखते हैं तो 2πRh होता है, क्या कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बेलन का टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं तो ये 2πr इंटू एच प्लस आर, इसमें भी दिक्कत नहीं है। और मेरे दोस्त जब आप बेलन का वॉल्यूम लिखते हैं तो मेरे मित्र ये πr² होता है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। अब याद रखिए बेलन का जो बेस एरिया होता है वो क्या होता है, बेस एरिया मतलब आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार में एक सर्कल होता है, इसलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल वही होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। और आज क्वेश्चन में बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई और मेरे मित्र r² बराबर कितना दिया है, 338.5। डेसिमल हटाते हैं, नीचे क्या होगा 10 हो जाएगा। अब थोड़ा कैंसिल आउट करिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और ये 2 पंचे 10। मेरे मित्र ये 2 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 सते 77। फाइनली r² बराबर क्या, 7 इंटू 7 49 और 2 इधर आके गुना हो जाएगा 4। तब तो r बराबर होगा 7/2। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये r का मान हमारे पास 7/2 आ गया है। और क्या दिया है मेरे दोस्त, पारस्व पृष्ठ एरिया। पारस्व पृष्ठ एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया 2πRh। तो 2πr तो यही है और h नहीं मालूम तो h लिखिए, और बराबर 176, ठीक है। अब थोड़ा इनको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा। 7 से 7 गया, कहिएगा हाँ सर। अब देखो ये 44 चौके ये भी कट गया, यानी h बराबर कितने हो गए, 8 हो गए। और जब h का मान 8, r का मान आ चुका है तो वॉल्यूम तो निकल ही जाएगा। वॉल्यूम बराबर क्या होगा, πr²h, है ना, πr²h। वॉल्यूम होता है πr²h। अब आपको तो ये बात पता है ना, कहोगे क्या, ये πr² का मान तो हम जान ही रहे हैं। πr² मतलब क्या होता है, बेस एरिया है, और बेस एरिया हमको पहले से पता है 38.5, 38.5 लिख देते हैं, ठीक है। और इनटू हाइट कितना है 8, गुना करिए, 8 पंचे 40, 8 8 64, 64 4 68 और 8 तिया 24, 24 और 6 हो जाएगा 30। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 308 आ जाएगा। कहीं से आपको समस्या नहीं होने वाला है। क्यों πr² रखेंगे, अब क्यों परेशान होंगे, ठीक है। चलिए, तो इससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का भी इस्तेमाल करके इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते रहिए, बढ़ते हैं। आज मेरे दोस्त क्या बताऊं, आज मैं दिल से खुश हूं आप लोगों से, आज आप लोगों से मैं खुश हूं, ठीक है। और इसका अंजाम इतना भयंकर होगा कि आप सबों में जो भी लगातार जुड़े रहेंगे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, किसी भी तरह से आप जुड़े रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सिलेक्शन अवश्य हो, ठीक है। चलिए चलते हैं मित्र, ये क्या है, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एप्टीट्यूड दे देता हूँ जो आपको मजा ला देगा। क्योंकि क्या सर एप्टीट्यूड ही एप्टीट्यूड देते हो सिर्फ, देखो यहाँ पर क्या एप्टीट्यूड है, x sin क्यूब, ठीक है, x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा, ठीक है भाई, बराबर ये p sin थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरी बात को ध्यान रखना, ओके। साथ ही साथ x sin थीटा और बराबर y cos थीटा, ओके। तो मेरे मित्र आपसे रिलेशन पूछता है x² प्लस y² का मान क्या होगा। आप मेरे दोस्त एक काम करना, ये अपने आप में एक फॉर्मेट है, ये अपने आप में एक फॉर्मेट है, आप इसे फॉर्मेट बना के ध्यान रख सकते हो। और कैसे ध्यान रहेगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन इंटू कॉस जो दिख रहा है ना आपको बराबर में, साइन इंटू कॉस, ये साइन इंटू कॉस जो दिख रहा है, आप सीधा सीधा इसके गुणनफल को उठाओ, है ना, जिसको मैंने यहाँ पे पी रखा है, चुपचाप उसको उठाइए और यहाँ पर सीधे स्क्वायर कर दीजिए, जो आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, है ना, जो आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए आप तनिक भी चिंतित मत होइए, ठीक है। सीधे सीधे आप आइए अपने क्वेश्चन पे, बताइए साइन इंटू कॉस का गुणांक क्या है। तो आप कहिएगा सर साइन इंटू कॉस का गुणांक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो मेरे मित्र कुछ नहीं करना है, साइन इंटू कॉस का जो गुणनफल है उसको उठा लीजिए,
आपका सीधा सीधा आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बस इसी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधा हो गया 1। सोचने की जरूरत क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। देखिए मेरे डिस्कशन कराने से आपको यही सब थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक मिलेगा, ठीक है मेरे दोस्त, यही सब आपको थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक मिलेगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, बाकी आप बेसिक करना चाहोगे तो आओ मैं आपको बेसिक करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बेसिक कैसे कराता हूं मेरे मित्र, यहां से देखो तो ये देखो, ये कुछ इंफॉर्मेशन यहां दिया है एक्स साइन और प्लस एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा। आप एक काम कर लो, यहां पर एक्स का मान निकाल लो, एक्स का मान निकाल लोगे क्या होगा वाई कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। आप कहोगे हाँ जी सर ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि हम यहां पर x बराबर वाई कॉस थीटा बटे साइन थीटा हम आराम से बैठा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने x का मान वहां से निकाल लिया, अब उसी x का मान यहां पे पुट कर दो। अब x की जगह जैसे ही वो रखोगे y कॉस और बटे में साइन, मैंने रखा है x के जगह। साथ में मेरे मित्र यहाँ साइन क्यूब है, साइन क्यूब को मैं साइन इंटू साइन स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, प्लस y कॉस क्यूब एज इट इज रहेगा और बराबर ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन से एक साइन तो कट गया, कहोगे हाँ सर। अब y कॉस और y कॉस दोनों में है, y कॉस कॉमन कर लो, y कॉस जैसे ही कॉमन करोगे यहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां से y कॉमन किए कॉस क्यूब में कॉस कॉमन आ गया तो सिर्फ कॉस स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और बराबर देखो यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। अब यहां से मैं क्या करूंगा, कॉस से आपका कॉस कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, आप कहोगे हाँ सर। y बराबर आ क्या गया y इंटू 1 y बराबर आ गया आपका साइन थीटा। अब y बराबर आपका साइन थीटा आ चुका है, वही y का मान अगर हम यहां पे साइन थीटा रख दें तब तो साइन से साइन कट जाएगा, यानी फाइनली x बराबर क्या रह जाएंगे कॉस थीटा रह जाएंगे। तो देखिए x बराबर आपका कॉस रह गया, y बराबर आपका साइन रह गया। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपसे यही पूछता हूं, मैं आपसे यही पूछता हूं कि अगर मैं यहां पर अपना मन से एगो p दे दिया होता, मान लिया जाए अगर मैं वहां पर p दे दिया होता, पहले तो आंसर निकाल देता हूं फिर p दूंगा, y का मान साइन थीटा और x का मान कॉस थीटा। सवाल क्या है, सवाल एक्स वाई में रिलेशन है, कोई बात नहीं, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो। देखो x का मान क्या है कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, प्लस y का मान क्या निकला साइन तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। और बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होंगे 1 होंगे। क्या आपका ये रिलेशन आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो मित्र मेरे ये लॉजिकली आप याद रखना, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए लाइक क्विक का बटन प्रेस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तभी जाके आपको काम मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, ठीक है ना। बरो मेरे दोस्त चलते हैं। अब इसको देखो ये क्या है, ये दोस्त मेरे हमारे पास है समीकरण माइनस एक्स प्लस 5y बराबर 6 और 2x माइनस 10y बराबर 14। बताइए इनमें से कौन सा हमारा आंसर होना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, सीधा समझो। अब देखो माइनस एक्स और प्लस में 5y, इसको मेरे मित्र हमें सॉल्व करना है और इसको हमें सॉल्व करना है। आपने 10वीं में पढ़ा होगा, जब भी किसी समीकरण को सॉल्व करना है किसी एक को काटने का मूड बना लीजिए। आज देखिए हम देख रहे हैं ना 2x प्लस में और x है माइनस में, x को ही काट देते हैं और x को काटने के लिए 2 से गुना करना होगा। अब 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो 2 गुना माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2 गुना 5y तो हो जाएगा 10y और बराबर 6 दूनी 12। अब यहाँ देखो इसको जल्दी से ले आओ, ये आपका 2x हो गया माइनस का 10y और बराबर कितने 14। क्या करना है मेरे दोस्त, क्या करना है पहले ये बताओ। अब आप कहोगे सर आपने काटने का मूड किसको बनाया था, आपने काटने का मूड बनाया था x को, लेकिन यहां पर y भी कट रहा है ना, यानी आपने काटने का मूड बनाया था x को और मेरे मित्र यहां y भी कट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर x और y का कोई हल नहीं हो सकता, यहां इसका मतलब है कि यहां x और y का कोई हल नहीं हो सकता, ठीक है मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि हम x को काटने का मूड बनाए थे, यानी मेरा मन था कि y का मान निकाल लें। अब हम y का मान निकालने जा रहे थे और y भी कट गया x भी कट गया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ही संभव
नहीं है। ये पैरेलल वाली केस है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको एक और तरीके से आजमा सकते हो। कहोगे कैसे आजमा लेंगे सर? आपको वो बात याद होगा, -x प्लस में 5y, ठीक है, और बराबर 6 है, और यहां मेरे मित्र 2x और माइनस में 10y और बराबर है 14। आप क्या करिए, a1/a2 करिए। तो देखिए यहां पर आपका a1 कितना है, -1, a2 कितना है 2, आपका b1 कितना है 5, आपका b2 कितना है -10। ये हो जाएगा -1/2, ये भी हो जाएगा -1/2। लेकिन ये जो आपका 6/14 जो आपको दिख रहा है, जो इस पार लाइएगा तो -6, इस पार लाइएगा तो -14, जो माइनस माइनस कट जाएगा। ये 3/7 दिख रहा है, ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। और ये सिचुएशन किसका होता है? ये सिचुएशन होता है पैरेलल वाली का। ये पैरेलल का सिचुएशन होता है जहां पर नो सॉल्यूशन आता है। क्या मेरे मित्र? नो सॉल्यूशन। आई होप कि आप सबको ये बात समझ में आ गया होगा। अनसुटेबल स्टडी अंटिल एग्जाम, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं दोस्त, आपका कहना मैं आपका भी सम्मान करता हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस चैनल पर मैं अपना गेस क्वेश्चन नहीं लाता हूं। जिस दिन अपना गेस क्वेश्चन लाता हूं तो एग्जामिनेशन से इतना हार्ड लाता हूं, इतना हार्ड लाता हूं, एग्जामिनेशन से सीधा डबल लेवल लाता हूं। उस दिन हालत खराब भी हो जाता है बच्चे का, ठीक है। ओके, आइए देखिए। चलिए आइए देखिए। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरा करता है। यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी? मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं जो आपको पहले से पता भी होगा। कहोगे क्या? मेरे मित्र जरा ये देखो, सबसे पहले यहां देखो, मैं आपको ये बताता हूं, यहां सब लोग देखना। एक निश्चित दूरी है, कहता है जिसका आधा भाग x की स्पीड से जा रहे हैं और आधा भाग y की स्पीड से जा रहे हैं। यहां दो प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है औसत चाल का। अगर मेरे दोस्त यहां पर औसत चाल का प्रश्न बनेगा तो प्रश्न क्या बनेगा? 2xy बटे x प्लस वाई। और अगर कोई ये कहता है कि यात्रा को पूरा करने में t समय लगा है, तो मित्र यहां पर दोनों स्थान के बीच की दूरी, दोनों स्थान के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन जो आपका ए बी है वो क्या है? वो मेरे दोस्त आपका 2xy बटे x प्लस वाई और इंटू मेरे मित्र टाइम हो जाना है। बस टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो सीधा सीधा आपका क्या बनेगा? 2 गुने 20 गुने 30 और 20 और 30 50 और इंटू टाइम। मेरे मित्र टाइम आपका देखो क्या है? 10 घंटे। आप 10 घंटे कर सकते हो। इससे आपका कैंसिल आउट हो गया, 5 चौके 20, फाइनली 8 तिया 24, 240। तो मेरे दोस्त 240 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। आप सबको ये बात पता है 6 गुने 6 गुने 6 है ना, डॉट 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 इनफाइनाइट। आप जानते हो आधार समान तो गुना में पावर जुटेगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल जुटेगा। तो चलो आधार लिख लो और सारे पावर को ऐड कर दो। पावर हो जाएंगे हमारे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 कितना? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट है ना। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये चेक करो कि ये सीरीज क्या है। मेरे मित्र अब जब तक हम इस सीरीज को सॉल्व नहीं करेंगे सॉल्व भी नहीं होगा, है ना। तो मेरे भाई यहां देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस मेरे दोस्त क्या है 8, 1/8 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये देखो आधा हुआ फिर आधा हुआ, तो ये जीपी का निशानी है। और आपको पता होना चाहिए जीपी के अनंत पदों का योगफल क्या होगा। तो मेरे मित्र ये होगा a/1 - r। जीपी के अनंत पदों का योगफल a/1 - r। तो लीजिए मेरे दोस्त अनंत पदों का योग लेते हैं, क्या होता है?
अब आप यहां देखिए, जीपी के अनंत पदों का योग अगर हम लेंगे, ए हमारा फर्स्ट टर्म है 2 और बटा 1 माइनस आर। आर क्या होता है? जीपी में आर होता है दूसरा पद बटा पहला पद। देखो दूसरा पद 1/4 है और पहला पद 1/2 है। फाइनली आपका 1/2 आ जाएगा। आप लिख सकते हो 1/2, यानी आपका यहां से रिजल्ट क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपने मेरे मित्र देख लिया कि पूरे को जोड़ने से 1 आ गया। तब तो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आइए तो मेरे दोस्त अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जिसको करना है वो करिए, बाकी मेरे मित्र आगे बढ़िए। अब देखिए ये क्या है, इसको समझिए। मित्र मेरे ये हमसे कहता है कि सर ये गमला गमला अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से मेरे दोस्त सजाया जा सकता है। याद रखना, एन लोगों में से एक छोटा सा पॉइंट आपको देता हूं। एन लोगों को एन जगहों पर सजाने का तरीका मेरे मित्र फैक्टोरियल एन होता है। एन लोगों को एन जगहों पर सजाने का तरीका फैक्टोरियल एन होता है। आज देखिए गमला में 1 2 3 4 5 6 कितने लेटर हैं? 6। अब 6 लेटर से 6 ही लेटर वाले शब्द बनाएंगे तो फैक्टोरियल 6 शब्द बनेगा। आप कहोगे हाँ जी सर, लेकिन आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करेंगे? तो जो लेटर रिपीट कर रहा है, 2 गो ए रिपीट कर रहा है ना, तो फैक्टोरियल 2 से आपको डिवाइड करना होगा। तब तो सीधा हो गया। फैक्टोरियल 6 का मतलब 720, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, आंसर हो गए 360। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 360 हो गया है। अब आप थोड़ा ये समझ लो कि फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी यहां पर निश्चित तौर पर आपका 360 हो गया है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आओ एक बार जम करके मेरे दोस्त आप काम करो और जम करके लाइक का बटन प्रेस कर दो। ठीक है, देखो इसको, एक टैंक में 2 इनलेट ए और बी, जो इसे क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में सभी 3 पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? कहता है सर 2 हमारा भरने वाला पाइप है, 2 गो हमारा भरने वाला पाइप है। ठीक है, तो ए भरता है हमारा 5 घंटे में, बी भरता है हमारा 6 घंटे में। ठीक है, लेकिन सी है एक आउटलेट पाइप जो मेरे मित्र टैंक को 30 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने टैंक की कैपेसिटी लेंगे। जो 6 5 और 30 कैल्शियम क्या मेरे मित्र 30 हो जाएगा? आप कहोगे हाँ। 5 घंटे में 30 तो 1 घंटे में कितना मेरे मित्र? ये 6 भरेगा। फिर देखो 6 घंटे में 30 तो 1 घंटे में कितने मेरे मित्र? ये 5 भरेंगे। और 30 घंटे में 30 खाली करेगा तो 1 घंटा में 1 ही खाली करेगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अब ये देखो, आप अगर तीनों को एक साथ स्टार्ट कर देते हो तो क्या होता है? कहोगे सर पूरा हमारे पास क्या काम है? 30, और ये 6 5 11, 11 में 1 घट जाएगा, यानी 11 भरेगा ये दोनों मिलके, और ये खाली कर देंगे तो 10 ही भराएगा। इसका मतलब क्या? यहां पर 3 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं। आप लोग कहोगे सर क्या कहना चाहते हो? मैंने स्टार्ट कहां से किया था मित्र? मैंने स्टार्ट किया था 70 से। कितने क्वेश्चन हो गए लगभग? क्या आपके 40 क्वेश्चन हो गए? बताओ मुझे। 71 से। ठीक है मेरे दोस्त, अभी छठ का समय है, अभी पूरा का पूरा टेक्निकल मेंबर अवेलेबल नहीं है। तो अभी जब तक छठ चलेगा तब तक आपका एक दिन में 40 क्वेश्चन ही चलेगा। ठीक है, एक दिन में 40 क्वेश्चन चलेगा, यानी एक सेट को हम 2 दिन ले चलेंगे, है ना। एक सीट को हम 2 दिन ले चलेंगे, 40 क्वेश्चन एक सीट को 2 दिन। ठीक है,
और दूसरी बात, मैं एक और बात बताऊं मेरे दोस्त, मैं डिस्कशन कराऊंगा तो थोड़ा बहुत अगर थ्योरी नहीं दूंगा तो फिर आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा थ्योरी व्यूरी भी दूंगा ताकि आपको अच्छा लगेगा, वरना सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा वो तो आप भी सेट से कर सकते हो, किताब मार्केट में अवेलेबल है, कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, एनसीईआरटी से उठाइए। अच्छा ठीक है मेरे दोस्त, आप जैसा कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतने क्वेश्चन पर्याप्त है। अच्छा, सुबह में मेरे दोस्त मिलेंगे, आप जितने भी लोग लाइव हो, मैं बस आपको इतना ही कहता हूँ, सुबह में, सुबह में 10 बजे से लेकर के, और मेरे दोस्त हमारा 2 बजे तक क्लास चलेगा। आप जो 9th 10th वाले हो आप भी लाइव रहना, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं उससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। 9th 10th वाले को भी उससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो 10 बजे दिन से लेकर 2 बजे दिन तक चलेगा, जिसमें कि मैं 6 to 8 के लिए है, ये किसके लिए है, 6th और 2 8 के लिए, ठीक है। 40 क्वेश्चन मैथ्स रहेगा यहाँ पे, 40 क्वेश्चन मैथ्स रहेगा, और मेरे मित्र 40 क्वेश्चन आपका साइंस रहेगा, ठीक है, साइंस। और आप जानते हो 6 to 8 में बुक में जो साइंस का लेवल है वो मेरे मित्र बहुत ही बेहतरीन लेवल का साइंस भी अवेलेबल है वहाँ, तो आप लोग जरूर अवेलेबल रहना, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मार्केट में बुक अवेलेबल है, बुक आप ले लेना, ठीक है मेरे दोस्त। फिर मैं एक बार अंतिम यही कहूँगा, आप सब लोग, आप में से जितने भी अंतिम समय में ये सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी कैसा होगा, हम किस तरह से अपनी तैयारी कर पाएंगे, लास्ट में जब 10 दिन बचता है तो बच्चे सोचने लगते हैं क्या पढूं क्या ना पढूं। तो वैसी स्थिति में मैंने आप सबों के लिए 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस बैच दिया है, जिसे अर्जुन बैच कहते हैं, और वो केवल और केवल 199 रुपये में अवेलेबल है। ये अंतिम समय का आपका साथी बनेगा, इसलिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाकर के आप लोग अर्जुन बैच अवश्य परचेज कर लेना, अर्जुन बैच अवश्य ले लेना, ठीक है। आप में से किसी को अगर लगेगा कि मैं बिजनेस करता हूं तो वो मत लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। ये क्लास रोज चलेगा, ऐसे ही चलेगा। थैंक यू, गुड नाइट। आप लोग अपना अपना एक कमेंट जरूर करना लाइव बंद करने के बाद।